चलो सर स्टार्ट करता हूँ। रेडी ना तुम लोग? आ हुआ गया है ना रिकॉर्ड। स्टार्ट? ओके सर ठीक है चलो। चलो सर गुड आफ्टरनून अगेन। सर तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन आवर लास्ट फ्यू क्लास हम लोग क्या क्या किए थे? हम लोग इंडिग्निटी किए, बेलमेंट किए, प्लेज किए, गारंटी किए। ठीक है, जिन लोगों का मिस है तो जरूर कर लेना सर, हाँ बैकअप लेके मस्ट। लेकिन आज हम लोग करेंगे सर एजेंसी। सर एजेंसी क्या है? ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये भी ना एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बट ऑल्सो इन अवर डे टू डे लाइफ ये भी बहुत देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे सर आप हर टॉपिक में ऐसा, जब आप लोग बेलमेंट पढ़े थे तब भी मैं ये बोल रहा था कि ये हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत देखते हैं, और सिर्फ बोले ही नहीं थे, प्रूफ भी दिया गया। ठीक है, प्लेज के टाइम पे भी मोटा मोटी हम लोगों ने देखा ये भी एक डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। हाँ बेलमेंट ही है actually। और हम लोग जब इंडेमनिटी और गारंटी भी पढ़े वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। आज का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे एजेंसी। आप लोग ऐसे मार्केट में सुनते रहते हो ऑलवेज फ्रैंचाइज, डीलरशिप, है ना, डिस्ट्रीब्यूटरशिप। क्या रे हंस, सुनता है कि नहीं सुनता यस सर। है ना? तो ये सब टॉपिक जो है, एजेंसी कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस एक्टिविटी। अब ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी का बहुत बड़ा हिस्सा लेके चलते हैं। जैसे बड़े बड़े कंपनीज क्या करता है, अपना प्रोडक्ट बनाता है ना, अपना सर्विस क्रिएट करता है और एजेंट फिट करके काम करा। यू ऑल नो दिस थिंग्स, है ना? होता है कि नहीं होता? ये सब ना। तो जैसे मानो कोई कंपनी गाड़ी बनाता है, गाड़ी बना के क्या हम लोग गाड़ी का जैसे टाटा कंपनी के फैक्ट्री में चले जाते हैं। जैसे टाटा का फैक्ट्री है हमारे जमशेदपुर में, ठीक है, तो क्या हम जमशेदपुर में टाटा का फैक्ट्री के अंदर जाके गाड़ी लेके आते हैं? नहीं, शोरूम से लेते हैं, और वो शोरूम किसी ना किसी एजेंट का है ना, मतलब डीलर का है। ठीक है, नॉर्मली लोग उसको डीलर बोलते हैं। तो वो बेसिकली क्या करके रहे, वो टाटा कंपनी से डीलरशिप लेके, एजेंसी लेके रहे। ठीक है, और गाड़ी जो वो बेचेगा अपनी मर्जी से बेचेगा, या फिर टाटा का भी इसमें कुछ टर्म कंडीशन हो सकता है, हो सकता है ना? कोई कोई इंडिपेंडेंटली भी काम करता है, वो एजेंसी नहीं। जो इंडिपेंडेंटली मतलब परचेज कर लिया, अब मैं अपना दाम लगा के बेचूंगी, है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर वो किसी के अंडर में काम कर, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जैसे मानो मैं टाटा का गाड़ी बेच रहा हूँ तो मैं टाटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट ऐसा है तो वो प्योर एजेंसी। जैसे LIC का एजेंट बड़ा पॉपुलर है, घर घर में जाता है ना? इंडिया के गांव गांव में जिधर देखो, कुछ मिले ना मिले आपको LIC एजेंट जरूर मिलेगा, है ना? क्योंकि सबका स्कीम चलता है, कोई वीकली स्कीम में काम करवाता है, तो कोई मंथली, तो कोई ईयरली, है ना? पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो कलेक्ट करने के लिए एजेंट घर घर पहुंचते हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा आपके LIC में, आप किसको पकड़ोगे? एजेंट को। आप एजेंट को बोलोगे, लेकिन गलती थोड़ी एजेंट का है, प्रिंसिपल का है, जो LIC कंपनी है उसका है। तो यहाँ पर तीन पार्टी हो गया ना, एक मेन पार्टी, मतलब दो मेन पार्टी और एक थर्ड पार्टी। अब एजेंट कौन सा पार्टी है? सर ये थर्ड पार्टी नहीं है, ये मेन पार्टी का एजेंट है। इसे आप थर्ड पार्टी नहीं बोल सकते, ये प्रिंसिपल का एजेंट है। ये यार समझ में आ रहा यस सर। है ना? स्क्रीन शेयर है तेरे साथ? यस सर। ओके सर, तो चलो हम लोग देखते हैं ये एजेंसी का कॉन्सेप्ट कैसे है, सेक्शन वाइज कॉन्ट्रैक्टेड इसको कैसे डिफाइन किया है। ठीक है, अब देखो एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। इसमें आपको इंडेमनिटी गारंटी का भी सवाल कर सकता है, बेलमेंट प्लेज का भी सवाल कर सकता है, एजेंसी से भी सवाल कर सकता है। अब आप बोलोगे नहीं मैं तो सिर्फ इंडेमनिटी और गारंटी पढ़ के आया, मैं एजेंसी पढ़ के नहीं आया। ऐसा सवाल कम से कम आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स तो ना ही पूछे तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपको कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड किसी भी पॉइंट में क्वेश्चन करने के लिए उनका मतलब वो ऑब्लिगेटेड है, कर सकता है। सो तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो एजेंसी के अंदर जो पढ़ना चाहिए, अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये
सेक्शन 182 से 238 का पार्ट कवर करता है। कौन सा पार्ट कवर करता है सर? सेक्शन 182 से 238 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, मतलब काफी बड़ा एरिया कवर करता है ना। तो ये सेक्शन 180 से 82 से 238 क्या क्या कहता है, ये थोड़ा डिटेल्स में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ना सर धीरे धीरे बढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अंडरस्टैंडिंग इज आवर मेन मोटिव, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ तो एग्जाम प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे भी सिर्फ रट्टा लगा के नहीं हो सकता। ठीक है, द ओनली मगअप इज नॉट द वे फॉर पासिंग द एग्जाम। ठीक है, सिर्फ मगअप से नहीं हो सकता, तो आपको समझ के पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर का हो आप समझने लायक रहो। तो सबसे पहले हम लोग सर एजेंसी का मतलब जानेंगे, मीनिंग, सब एजेंट्स कौन होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, बहुत वाइटल है। ठीक है, आप कोई बोलेगा सर इतना तो सभी कोई समझ जाएगा, एजेंट के अंडर में जो होगा वही सब एजेंट होगा। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है, बट ये सब बात जो हम लोग करते हैं ये किस बेसिस में करें? ये जो हम लोग डे टू डे लाइफ में एजेंसी सब एजेंसी बोलते रहते हैं ना, तो ये एजेंसी कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? एजेंसी कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर कहीं ना कहीं लिखा होगा हुआ था। अब आज से पहले मानो आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एजेंसी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे, लेकिन फिर भी एजेंसी होता है ये तो आपको पता था। तो एजेंसी बिजनेस जो होता है इसका जरूर कोई लीगल वैलिडिटी होगा, नहीं तो लोग कैसे एजेंसी बिजनेस कर सकते? अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का वैलिडिटी नहीं रहेगा ना, तो हम इस चीज पे बिजनेस कभी नहीं कर सकते। जैसे हम लोग देखना डे टू डे लाइफ में इंडियन पेनल कोड का एक सेक्शन बहुत यूज करते हैं, लेकिन यूज तो करते हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये पेनल कोड का सेक्शन बता सकते हो सर कौन सा सेक्शन? हर एक इंसान यूज करता है, हर एक, मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और इधर नागालैंड से लेके गुजरात तक आईपीसी का ये सेक्शन यूज करने वाले आपको हर घर में मिल जाएगा। अंश बोल पाएगा? अंश बोल पाएगा? यूज करता है, नॉर्मल गाला गाली में यूज करता है मतलब एक दूसरे को गाली गाली देने के लिए यूज करता है। थैंक यू सर समझ गया सर, यहाँ पर सामने से अपना बता दिया सर। 420 420 सेक्शन चोरी क्या? है ना, सुना तो होगा हंस, है ना? तो बड़ा ही पॉपुलर से ये एक्चुअली इंडियन पिनल कोड का सेक्शन। तो पहले ये बड़े बड़े लोग लॉ में कोर्ट में डील किया, फिर वही बात मार्केट में फैल गया। फिर जब भी कोई 2 नंबरी करता है तो वो बोलता है ये 420 आदमी है, इससे एकदम कोई भी अनपढ़ गंवार भी बोल देता है। लेकिन क्या वो लॉ पढ़ के बोला? पर बोला ना। चीटिंग केस, हाँ हाँ, वही चीटिंग फ्रॉड केस बहुत सारे, धोखाधड़ी बेसिकली 7 साल का जेल लगता है। अब चलो हम लोग आईपीसी में नहीं जाएंगे, दैट इज नॉट आवर कप ऑफ टी करेंटली। सो हम लोग आईपीसी में बात नहीं करेंगे, हम लोग एजेंसी में बात करेंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी पॉपुलर हो सकता है, बट इसमें वो बात नहीं है इसलिए वो पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन जो लीगल काम करते हैं बिजनेस लेवल में उनके लिए काम का है। तो एजेंट कौन है, सब एजेंट कौन है? अच्छा, मतलब के अंदर आपको अपॉइंटमेंट और अथॉरिटी के बारे में जानना है, मतलब एजेंट कौन अपॉइंट करता है, तो क्या अथॉरिटी है, तो किसके पास अथॉरिटी होता है एजेंट अपॉइंट करने का? सब एजेंट का क्या रोल प्ले? रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूवल। अप्रूवल को लीगली रैटिफाई बोलते हैं। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी कैंसिल भी हो सकता है। ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स ऑफ एजेंट्स, एजेंट का क्या ड्यूटी है, उनका ऑब्लिगेशंस क्या है, उनका अधिकार क्या है, उनका एजेंट मतलब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। साथ में आपको इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन, मतलब अगर कोई थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें एजेंट का क्या रोल प्ले या एजेंसी का क्या रोल प्ले। जो हम लोग नॉर्मली क्या समझते हैं, जो एजेंट बनता है और जिसका जो बिजनेस बन गया वो एजेंसी बन जाता है। आमतौर पे हम लोग यही सोचते हैं ना कि हम लोग ऐसे बोलते हैं एक एजेंसी लिए, जैसे स्पेशली अगर मानो गैस एजेंसी बहुत पॉपुलर होता है ना, कोई बोलो क्या दे, अरे गैस का एजेंसी है मेरी। ठीक है, तो आप एलपीजी गैस का, जैसे मानो इंडेन एचपी घर घर में है, ठीक है, तो एजेंसी जो जिसने लिया वो कौन है, वो एजेंट है ना।
वो बेसिकली एलपीजी के बिहाफ पे गैस आपके घर में पहुंचा देता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एजेंसी के बारे में लॉ ने कुछ नहीं बोला। मतलब ये जो लॉ है, बिजनेस लॉ या हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें कहीं पर भी एजेंसी के बारे में डेफिनेशन नहीं दिया गया। तो दे डोंट डिफाइन द एजेंसी कॉन्स, बट दे डिफाइन एजेंट एंड प्रिंसिपल के बारे में। एजेंट कौन है, प्रिंसिपल कौन है, ये बताया, बट एजेंसी नहीं बताया। बात तो वही हुआ ना, आपने एजेंसी नहीं बताया, ठीक है, बट आपने प्रिंसिपल एजेंट तो बोल दिया। स्पोर्टिंग पर्सन के बारे में कहा है, स्पोर्ट्स के बारे में नहीं कहा। तो स्पोर्ट्स क्या है कुछ नहीं बोला, बट स्पोर्ट देयर इज अ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी तभी हो सकता है अगर स्पोर्ट्स हो सकता है, लाइक दैट। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, सर ये चैप्टर इतना जरूरी क्यों है? ठीक है। Relationship of agency is established when one party is authorized by another party. One party is authorized by another party. मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑथोरिटी देता है, पावर देता है। हम लोग एक चीज देखते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में भी हम लोग सुनते हैं, है ना, पीओए, पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर मानो मेरे पास पावर है तो मैं अपना पावर किसी को दे के जाऊँ। जैसे कभी अगर प्राइम मिनिस्टर कंट्री में नहीं होता है, हेलो सुन रहे हैं ना, यस सर। थैंक यू सर। अगर कभी प्राइम मिनिस्टर कंट्री में नहीं अवेलेबल नहीं होते हैं और देश में अगर प्राइम मिनिस्टर का जरूरत पड़ जाता है किसी काम के लिए, तो उनके बिहाफ में कौन काम करता है? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो उनके बिहाफ में कोई डेप्यूटी काम करेगा, प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो प्रेसिडेंट का डेप्यूटी काम करता है ना। तो इसलिए डेप्यूटी बनाया वाइस गया, यही कहा। प्रेसिडेंट। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट, थैंक यू। ठीक है, तो इसीलिए ये डेप्यूटी कॉन्सेप्ट को बनाया गया। अच्छा, अब मानो प्राइम मिनिस्टर के जगह में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी प्रेसिडेंट साइन कर दिया या फिर ये कर दिया, तो वो बेसिकली क्या, वो खुद का काम किया कि एजेंट का काम किया? एक तरह की एजेंट ही है ना। मेन प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, उनके बिहाफ पे तो एक तरह का ऑथोरिटी ट्रांसफर हुआ था, पावर दिया गया था। तो अब चलो वो पॉलिटिकल या उस सेगमेंट की बात नहीं करेंगे, बट एक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑथोरिटी देता है टू एक्ट ऑन हिज और हर बिहाफ, उसके बिहाफ में काम करने का ऑथोरिटी देता है। दैट इज इन सिंपल एजेंट। Such relationship are initiated when one party desire to extend his or her activities beyond his or her present limits or capacity. मतलब बहुत सिंपल है, एजेंट कब रखा जाता है? जब खुद से काम होगा नहीं, तभी आप एजेंट हो। अगर आपका खुद से काम हो जाएगा ना, तो आप एजेंट क्यों रखो? क्या आंसर, बात सही है कि नहीं है? अगर कोई काम आप खुद से कर सकते हो, आपके कैपेसिटी के अंदर है, तो आप एजेंट से काम करवाओगे? यस सर। नो सर। हाँ, नॉट असिस्टेंट, मतलब काम का लोड अभी इतना ज्यादा हो गया है कि अकेले से नहीं हो सकता। तो आपका बिजनेस भी काफी डेवलप हो चुका है, तो आप अपना, हाँ, अपना बिजनेस को स्प्रेड कर दो। मानो कि आपका कोलकाता में बिजनेस है, आपका आसाम में भी बिजनेस है, आपका बिहार में भी बिजनेस है, आपका बॉम्बे में भी, महाराष्ट्र में भी बिजनेस है। तो आप ये बोलो एट ए टाइम आप हर जगह में अवेलेबल हो सकते हो? पॉसिबल नहीं है। तो आप जहां पर नहीं होंगे, वहां पर आपके भी यहाँ पे किसी को तो अथॉरिटी होना चाहिए जो डील कर सके। तो आप जहां नहीं रहेंगे, आपके बिहाव में कोई और आपका बिजनेस को संभाल पाए, जिसको आपने अथॉरिटी दे के रखा, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक एन एजेंट। और वो एजेंट, आप एक्चुअली एक्टिंग लाइक एन एजेंट मतलब क्या, वो एजेंट का काम कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली आपका ही काम कर रहा है। मतलब ऐसा भी कहा जाता है, आगे आगे पढ़ेंगे सर, कुछ सुंदर सा मैक्सिम है। मैक्सिम मतलब ऐसा, इट लैटिन जो होता है ना, मैक्सिम लॉ में लिखा जाता है, ठीक है, कि अल्टीमेटली यही होता है कि एजेंट जब कोई काम करता है तो एक्चुअली प्रिंसिपल ही करता है। मतलब आप बोलोगे नहीं इसमें मेरा हाथ नहीं था, मानो कि आप प्रिंसिपल हो और आपने किसी को एजेंट बना के भेजा और एजेंट ने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो प्रिंसिपल ये नहीं बोल सकता कि इसमें मेरा हाथ नहीं। एजेंट से गड़बड़ हुआ तो भी प्रिंसिपल को ही क्रेडिट मिलेगा,
और एजेंट से सही अच्छा काम हुआ तो भी प्रिंसिपल का ही छाते खुलेगा। यही कॉन्सेप्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट, मैं नहीं जानता मेरा बाबू जानता है। ठीक है। तो these are our activities beyond these are our present limits or capacity. In modern life, it would be impossible for a man to do everything by himself. Thus, he needs agents to perform activities. A relationship of agency is commonly visible in all business transactions. This include hiring employees. आज के डेट में जॉब क्रिएशन जो एजेंसी बना हुआ है, लिंक्डइन, naukri.com, हाँ सर, sign.com, ये सब क्या करता है? एजेंसी है ना? ये सब एजेंसी अपने पास एचआर रखा है, मतलब एजेंसी के पास ही एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ठीक है। वो क्या करेगा? वो जैसा एचआर का मतलब जिस कंपनी के लिए जैसा लोगों का जरूरत है वो लोग ढूंढ के देगा, फिर कंपनी पे इंटरव्यू लेके भेज देगा और बदले में कंपनी उनको कमीशन देगा। अब कंपनी ये काम एजेंसी से क्यों करवाता है? क्योंकि कंपनी बिजनेस पे फोकस करेगा कि ये सब चीज पे फोकस करेगा, इसलिए वो इंडिपेंडेंट एजेंसी के साथ काम करवाता है। अब आजकल तो कोई कोई ये सब इंडिपेंडेंट लेवल पे, मतलब भले ही आप किसी कंपनी को एम्प्लॉय हायर करके दे रहे हो, बट अल्टीमेटली आप कंपनी के बिहाफ में ही काम कर, जब काम करने का तरीका वही है। भले ही आप बोलोगे नहीं सर वो तो naukri.com तो एक अलग कंपनी है, यस उसका एंटिटी अलग है, बट जब आप किसी, मानो कि naukri.com से आपको टाटा में जॉब मिल रहा है, आपको इन्फोसिस में जॉब मिल रहा है, आपको एसबीआई में जॉब मिल रहा है, ठीक है, या समथिंग लाइक, तो जब वो एम्प्लॉय हायर करके आप कंपनी को देता है ना, तो एक्चुअली वो कंपनी के बिहाफ पे ही काम करता है। सिंपल ना? तो इसलिए हायरिंग एम्प्लॉइज, रिटेनिंग द सर्विस ऑफ अदर प्रोफेशनल्स सच एज अटॉर्नी, लॉ में होता है, ठीक है, अटॉर्नी, डिजाइन प्रोफेशनल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आज के डेट में ये भी बहुत चलता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये भी एजेंसी लेके काम करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंट, मानो गोडैडी, गूगल, इनका जो भी काम होता है ये एजेंसी के थ्रू से काम करवाते हैं, खुद नहीं करते सारा काम। An agent has the potential to form contracts on behalf of the principal, and in doing so will bind the principal. ऐसा करने से वो प्रिंसिपल को अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कर, काम एजेंट कर रहा है और अल्टीमेटली इसमें प्रिंसिपल ही बाइंड हो जाए। As a result, the relationship of agency is one of the trust and confidence है ना? ये विश्वास और भरोसा का चीज है। एजेंसी, जैसे मान की अगर सिंपल बात करते हैं, संपद और स्नेहिश, ठीक है, अब एक दूसरे का, मानो कि मैं कुछ मिनट के लिए स्नेहिश को एजेंट बना देता हूँ, संपद को बॉस बना देता हूँ, ठीक है। अब संपद बॉस है, स्नेहिश उसका एजेंट है, ठीक है। अब अगर संपद बॉस है और स्नेहिश एजेंट है, तो अगर स्नेहिश कोई बिजनेस डील कर लेता है, तो अल्टीमेटली वो बिजनेस डील स्नेहिश ने किया कि संपद ने किया? एक्चुअली संपद ने किया, मतलब संपद इज द प्रिंसिपल हियर, ओके। संपद यहाँ पर प्रिंसिपल है और स्नेहस यहाँ पर मैंने एजेंट बनाया उसको। तो अगर स्नेहस कोई बिजनेस डील कर लेता है, तो अल्टीमेटली वो संपद जो एक्चुअल प्रिंसिपल या ओनर है, डील उसी का है। तो ट्रस्ट का मैटर है, बहुत भरोसा, बहुत ट्रस्ट का मैटर, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का मैटर। जहां पर ये रिश्ता, भरोसा टूट जाता है ना, तो शादी जैसा ही होता है ये चीज। हाँ, एक बार टूटा तो बहुत खतरनाक हालत हो सकता है बिजनेस का, तहस नहस हो जाएगा। An agent must perform his or her activities in a capable and conscientious manner. Point to be noted, sir. Conscientious manner. इसका क्या मतलब? Conscientious. Conscientious का मतलब होता है जब कोई दूसरे का काम अच्छे से केयरफुली करता है, उसे conscientious करता है। मतलब आप समझ, मैं देखो, मैं इंग्लिश में मेरा नॉलेज उतना नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप मुझे इंग्लिश डिक्शनरी का नॉलेज पूछोगे, मुझे इतना पता नहीं, पर मुझे जितना समझ में आ रहा है, आई थिंक ये कॉन्शियस से आया है। कॉन्शियस का मतलब होता है चेतना, ठीक है। चेतना मतलब विथ फुल ऑफ नॉलेज, मतलब एकदम, मतलब आत्मा को भी पता है कि हम क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। और कॉन्सेंशियस क्या हो गया? केयरफुली किसी का काम करना, दूसरे का काम करना, इज कॉल्ड कॉन्सेंशियस। बाकी और रिसर्च करना है आप लोग करेंगे रिसर्च, ठीक है। मेरे अंदर ऑक्सफोर्ड तो बिल्कुल, ऑक्सफोर्ड का भूत नहीं है मेरे अंदर, बट आप चाहो तो कर सकते हैं।
ऐसे इस तरह का जो हम लोग लॉ पढ़ते हैं ना, लॉ में, क्योंकि ये इंग्लिश लॉ से प्रभावित है ना, हम लोग जो इंग्लिश में लॉ को पढ़ते हैं, बिकॉज ये इंग्लिश लॉ से बहुत ज्यादा इफेक्टिवली जनरेट हुआ है। तो इसमें ना, इसका इसमें बहुत सारे नियम जो है वो देश का ही नियम है। मतलब आप जो लॉ यहाँ पर पढ़ोगे, सिमिलर एक्टिविटी आपको यूएसए में या इंग्लैंड में एग्जैक्टली देखने को नहीं मिलेगा, स्पेशली अगर सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इवन इन द केस ऑफ बिजनेस लॉ। बट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस लॉ में जो लैंग्वेज यूज होता है, अगर आप थोड़ा देखोगे, अगर मैक्सिमम ना बाइबल से दिया गया, जो इंग्लिश, हाँ, जो इंग्लिश यूज होती है, ये सब बाइबलिक वर्ड। ठीक है, चलो। रूल्स रेगुलेशंस का कॉन्सेप्ट कंट्री वाइज है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में बना है, तो क्योंकि इंग्लिश लॉ का इफेक्ट में बाइबल तो आएगा। और रोमन एम्पायर का भी बहुत बड़ा रोल प्ले, आप लोगों को मैं बहुत बार बोलता हूँ, दैट्स। So the law of agency is contained in section 182 to 238 of the Indian Contract Act 1872. इसके अंदर इसके बारे में डिटेल्स में बोला गया है। अब देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, सर व्हाट इज एजेंसी? ठीक है, एकदम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही बोला है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डज नॉट डिफाइन द वर्ड एजेंसी। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रहा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एजेंसी के बारे में कुछ भी डेफिनेशन नहीं दिया। However, section 182 the 182 of the Indian Contract Act defines agent and principal. एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो कनेक्शन है उसको डिफाइन। एजेंट के बारे में क्या बोले? एजेंट मीन्स a person employed to do any act for another to represent another in dealing with the third person. मानो कि स्नेह को अगर मैं एजेंट बना के भेजता हूँ, जैसे आप लोग रॉ एजेंट के बारे में तो सुने, रॉ एजेंट के बारे में। अब रॉ एजेंट एक्चुअली किसका एजेंट? तो कंट्री का एजेंट है ना। वो कंट्री के लिए अपना काम, तो कंट्री का काम करने के लिए बाहर जाके हाँ, उनका आइडेंटिटी हाइड, ऑब्वियस, क्योंकि इवन उनका डेथ के बाद भी उनका आइडेंटिटी रिवील नहीं होता। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, बिग सैक्रिफाइस। इवन आर्मी जवान लोगों को तो फिर भी मरने के बाद शहीद किया जाता है, हाँ, गन फायर होता है ना, 42 गन सैल्यूट होता है, ठीक है। लेकिन जो रॉ एजेंट या फिर ये एजेंसी वगैरह में काम करते हैं ना, अलग अलग है ना, आईएनए है, ठीक है, तो इनका तो आइडेंटिटी रिवील नहीं। ज्यादा प्रिंसिपल किसी भी एक्ट के लिए लायबल होगा ही नहीं, हाँ होता ही बोलो नहीं सर। है। हाँ हाँ, बोलो सर। प्रिंसिपल तो किसी चीज के लिए लायबल नहीं होता है, एजेंट से। हाँ इसमें ऑब्वियसली। एग्जिस्ट होगा। हाँ, इसमें प्रिंसिपल लायबल नहीं होते थे, करेक्ट। अंश ने एक अच्छा पॉइंट उठाया। अंश बोल रहे हैं कि अंश क्या बोल रहा है कि ड्रॉ के केस में या इसके केस में प्रिंसिपल लायबल नहीं होते। जैसे हम लोग जो बिजनेस लॉ में देख रहे हैं कि इसमें, हाँ, इसमें प्रिंसिपल लायबल हो जाते हैं ना एजेंट की गलती में। बट इस केस में क्यों, अब ये भी अच्छा है ना, क्योंकि रॉ के केस में प्रिंसिपल की तो एजेंट को अपना मतलब नहीं मानता है उसके कुछ होने के बाद। इसलिए ये बेसिकली कंट्री के लिए सैक्रिफाइस है, दोनों तरफ। ओके चलो। अजीत डोभाल को जानते हो? सर अजीत डोभाल बोलना चाहिए, ठीक है। सर अजीत डोभाल जो भी करेंटली बीजेपी करंट गवर्नमेंट का मेन सलाहकार है, डिफेंस सलाहकार, ठीक है, ठीक है। ये पाकिस्तान में आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 7 और 14 ईयर्स कुछ भी होगा, नहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 7 साल या 14 साल पाकिस्तान में रहा, और ऐसा ऐसा कारनामा करके दिखाया, आप सोच भी नहीं सकते। ये रिसेंटली एक मूवी बना है ना, वो मिशन मजनू बोले, हाँ देख लिया? तो मिशन मजनू, हाँ, इसका क्या नाम है हीरो का? हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ठीक है। हीरोइन कौन है उसमें? कियारा। नहीं, कियारा नहीं है, कियारा नहीं है, नहीं नहीं, कियारा नहीं। क्या होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, छोड़ो। तो बेसिकली वो, मतलब ये रिवील नहीं किया, बट ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह का पाकिस्तान का जिस, जो हिस्ट्री का जिस पार्ट को दिखाया ना उसमें, वो पाकिस्तान का जो एटॉमिक रिसर्च के ऊपर जो कॉन्सेप्ट था, वो एक्चुअली अजीत डोभाल का ही कारनामा था। तो ये माना जा रहा है कि एक्चुअली वो जो कहानी का बेस है
वो अजीत ग्लोबल के ऊपर ही बनाएगा। ओके तो एजेंट कौन? पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर, कोई काम करने के लिए या किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इन डीलिंग विद थर्ड पार्टी। ठीक है, जैसे मानो आपका प्रोडक्ट किसी और को सेल हो, लेकिन बीच में एक एजेंट आ गया जो आपके बिहाफ में किसी और को प्रोडक्ट सेल करे, तो वो बंदा हो गया थर्ड पार्टी। रश्मि का मंदन, तो हीरोइन फाइंड करना जरूरी नहीं था, मतलब तुम लोगों के लिए हीरोइन फाइंड करना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया। अभी 2 मिनट बाद मैं प्रिंसिपल बोलना चालू करूंगा, टेस्ट ऑफ एजेंसी बोलूंगा, तुमको देखना अभी नींद आ जाएगा। हीरोइन बोल दिया तो एकदम, और भी बहुत सारे चीज सर्च करने बोलते हैं, तब टाइप की में जाता ही नहीं है। छोड़ो, आगे चलो। प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया? मीन्स अ पर्सन फॉर whom such act is done or who is so represented, for whom such act is done, जिसके लिए एक्चुअली एजेंट काम करता है, जिसके लिए एजेंट काम करता है वो प्रिंसिपल है ना सर, इसलिए बोला मीन्स अ पर्सन फॉर whom such act is done और who is so represented, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। टेस्ट ऑफ जैसे एलआईसी का एजेंट, एलआईसी का एजेंट, एलआईसी होगा प्रिंसिपल, एलआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका एजेंट एजेंट है, रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? एलआईसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं मीन्स ए पर्सन फॉर whom such act is done or who is so represented। हाँ यस, स्टूडेंट आल्सो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सिटी को, जैसे रॉ एजेंट अपनी कंट्री को, है ना, लाइक दैट। टेस्ट ऑफ एजेंसी, whether a person has the capacity to bind the principal and make him answerable to third party। यहाँ पर दो बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। बड़े बड़े केस बनता है जब एजेंट एजेंट के तरफ से कुछ गड़बड़ होता है, मानो एजेंट फ्रॉड नहीं किया या प्रिंसिपल फ्रॉड नहीं किया, मतलब प्रिंसिपल एजेंट से कुछ काम करवाया जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का पार्ट बन गया, या एजेंट प्रिंसिपल के बिना प्रिंसिपल के बात ना सुन के कोई गलत कर दी, तो बड़ा बड़ा केस कोर्ट में चलता रहता है। प्रिंसिपल बोलते हैं हम एजेंसी नहीं लिए थे, नहीं दिए थे, एजेंट बोलते हैं हमने प्रिंसिपल एजेंसी एक्सेप्ट नहीं किया था, अलग अलग चलता है। देखिए कई बार कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, कई बार वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट कैसे उसको डील करेगा? कुछ चीजें इम्प्लाइड भी होता है ना रे कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ बोल, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें इम्प्लाइड भी हो जाता है ना कई बार। इसका आवाज और नहीं आया कुछ, ठीक है। यस सर। यस सर। सो वेदर द पर्सन हैज, यहाँ पर कुछ सवाल आ रहा है, टेस्ट ऑफ एजेंसी, मतलब एजेंसी कैसे अपने आप को प्रूव करते हैं। Whether the person has the capacity to bind the principal and make him answerable to third party। क्या कोई एजेंट किसी के साथ कोई डील कर रहा है, अगर बाद में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो क्या जो तो थर्ड पार्टी जिसने एक्चुअली एजेंट के साथ डील किया, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो क्या वो, मतलब जो प्रिंसिपल है, क्या वो थर्ड पार्टी को आंसरेबल है? अगर आंसरेबल नहीं है तो एजेंसी नहीं। मानो आपने डीलर से गाड़ी खरीदा, ठीक है, अगर आपने डीलर से गाड़ी खरीदा, कोई भी कंपनी का गाड़ी उठा लो, से फॉर एग्जाम्पल आपने मारुति का गाड़ी उठाया, अब डीलर डीलर एजेंट है, आपको गाड़ी बेच दिया। नाउ क्वेश्चन इज दैट जिसने गाड़ी खरीदा, अगर कल गाड़ी में कुछ दिक्कत होता है, कुछ गड़बड़ होता है ड्यू टू एनी टेक्नोलॉजिकल रीजन या मैन्युफैक्चरिंग रीजन, तो टाटा कंपनी आंसरेबल होंगे? अगर आंसरेबल होंगे तो वो डीलरशिप एक्चुअली डीलरशिप है, और अगर आंसरेबल नहीं होंगे देन वो एजेंसी नहीं है। यही तो कॉन्सेप्ट है सर। जैसे देखो अगर टाटा का गाड़ी खरीदा और टाटा की गाड़ी में कोई मेजर फॉल्ट हुआ, ठीक है, उसमें काफी लोगों का एक्सीडेंट हो गया,
ठीक है। अब डीलर ने टाटा कंपनी का गाड़ी बेचा, अगर गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, अच्छा डीलर ने गाड़ी नहीं बनाया सब कुछ पता है, लेकिन डीलर ने गाड़ी बेचा तो, लेकिन गाड़ी टाटा का है ना। क्वेश्चन इज दैट अगर ये एक घटना होता है तो उसको एक्सीडेंट माना जा सकता है, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार हो रहा है तो वो एक्सीडेंट नहीं, देयर मे बी कुछ फॉल्ट है वहां, ये केस बन सकता है। अब बनेगा, बिल्कुल बनेगा। नाउ इस पॉइंट में क्या डीलर आंसरेबल होंगे जिनके साथ खराब होता होगा, या कंपनी आंसरेबल? एग्जैक्टली, दैट मींस वो एजेंसी था। यही तो कह रहा है सर, whether the person has the capacity to bind the principal and make him answerable to the third party। अगर आंसर हाँ है तो ये एजेंसी है, अगर आंसर ना है तो एजेंसी नहीं है। वैसे এটা তো বলে যায় পুরো কোম্পানির বসরা এমপ্লয়ি মধ্যে দেওয়া হয়। हाँ এমপ্লয়ি কাজ করে বসের নাম হয় বা কোম্পানির নাম, আর এমপ্লয়ি কিছু করতে সেটা কোম্পানির ডিফল্ট হচ্ছে। नहीं सर, एम्प्लॉय মানে কোম্পানি কোনো কাজ যদি কিছু খারাপ করে তো সেটা কোম্পানি নামে ঢুকছে। ऑफिस, তো সেটা কোম্পানি তো বের করছে। যখন কোম্পানি করছে তখন কোম্পানি নাম হচ্ছে। बट देयर इज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्सेप्ट में एक चीज क्या है ना, एम्प्लॉय को सैलरी मिलता হ্যাঁ লেসনারি ठीक है। রিলেশনশিপ बट एजेंसी में कमीशन मिलता है, কমিশন। दोनों में फर्क है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप और प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, এর বিশ্বে লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর তো বিশ্ব। ठीक है। नॉट जस्ट लाइफ इंश्योरेंस, लॉट्स ऑफ चीजें, बहुत सारी चीजें एजेंसी बिजनेस है। না লাইফ ইন্স্যুরেন্স বেশি থাকে। तुमने लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा देखा इसलिए तुम, ठीक है। एजेंसी बिजनेस बहुत सारा होता है, ये जितना सारा मार्केट में, हम लोग तो नॉर्मल रिटेल दुकान में जाके प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, सिंपल ग्रोसरी। हाँ जैसे मानो, लेकिन हम लोग तो रिटेल स्टोर पे जाके लेके आते हैं जिनके पास हजारों कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, लेकिन अब उन दुकानदार को जाके पूछो कि उन्होंने किससे प्रोडक्ट खरीदा, क्या वो कंपनी के घर से डायरेक्टली लेके आया या डीलर से लेके आया। अगर दुकान में टाटा का प्रोडक्ट बिक रहा है, अगर दुकान में पतंजलि का प्रोडक्ट बिक रहा है, अगर दुकान में अदानी का प्रोडक्ट बिक रहा है, अगर दुकान में आईटीसी का प्रोडक्ट बिक रहा है, तो आप देखना आपके एरिया में कोई ना कोई एजेंट होगा, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा जिसने अदानी का प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो। जो फॉर्च्यून तेल है वो तो अदानी का ही है, ठीक है। बांग्लादेश का पूरा तेल मार्केट अदानी चलाता है, और इंडिया का सबसे बड़ा एडिबल जो ऑयल है वो अदानी के हाथ में ही है, अदानी विल्मर, ठीक है। डॉक्टर चॉइस का अपने लगा है। मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। आईटीसी का प्रोडक्ट, अब देखना आसपास में कोई तो होगा जो एक्चुअली डीलरशिप या एजेंसी लेके रखा है और दुकानदारों के सामने जाके प्रोडक्ट पहुंचाता है, लेकिन वो कई बार वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदता नहीं है ऑलवेज, एक सर्टेन अमाउंट जमा करके एजेंसी लेते हैं, फिर जितना मार्केट में सेल करते हैं उसके बेसिस में उनको कमीशन मिलता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में 20 लाख 50 लाख दे के प्रोडक्ट को परचेस कर लिया और फिर बेच रहा है, हो सकता है ऐसा कॉन्सेप्ट में भी होता है। बट अगर डीलरशिप लिया है तो कंपनी क्या करेगा, मतलब जो, हाँ तो कंपनी क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर बोलेगा ठीक है तुम लो माल उठाओ तुम बेचो, फिर हम तुमको जितना तुम बेच पाओगे हम कमीशन। স্যার এটা তো ডিলার হবে, তো ডিলার ডিস্ট্রিবিউশন এর মধ্যে পার্থক্য ऑलमोस्ट लाइक दैट। কিছু পার্থক্য না, কারণ স্যার ডিস্ট্রিবিউশন আমরা নিজে নেওয়া যায় ডিস্ট্রিবিউটর এক জায়গা থেকে সব জায়গায় সব জায়গায়। डीलर अपने जगह में रहेगा और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, वो लेगा भी और साथ में डिस्ट्रीब्यूट भी। ওরা তো কমিশন বেসে কাজ করে ডিস্ট্রিবিউশন, কারণ আমি যখন স্যার ডিস্ট্রিবিউটর কাছে সেটা কোম্পানি থেকে মাল কিনে নিজে প্রফিট লাগে লাগে বিক্রি করি। तू तो रिटेलर है, হ্যাঁ আমি তাহলে তো ডিস্ট্রিবিউটর রিটেলার হয়ে গেল, সেটা ডিলার হচ্ছে। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना मतलब अल्टीमेटली अब तुम, हाँ मतलब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी दो तरह का होता है। क्या तुम होलसेल करते हो, क्या तुम कंपनी के घर से कनेक्टेड हो, अगर कंपनी के घर से कनेक्टेड हो तो तुम एजेंट बन गए, और अगर तुम डायरेक्टली कस्टमर को बेचते हो, अगर तुम डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हो तो मे भी तुम ना भी हो सकते, मतलब जो जिस पर्टिकुलर केस में हम लोग बात कर रहे हैं। ডাইরেক্টলি কাস্টমার মানে পরিমাণ नहीं उसका मान नहीं, আমি স্যার কোম্পানি থেকে মাল কিনি টাকা দিয়ে জিএসটি মিলে সমস্ত কিছু বিল মাল কিনছি, আমি আমার দোকানে আমি যেসব দোকানে আমি এরিয়াতে কাজ করি সেই এরিয়াতে আমি দোকানে মাল দিচ্ছি আমি প্রফিট লেগে ডিস্ট্রিবিউটর। এবার আমি একটা শেয়ার দিয়ে 50 টাকা দেই, ওরা 5 টাকা লাগে ডিস্ট্রিবিউশন, তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন ওটা না কমিশন দিচ্ছে। अच्छा टेस्ट ऑफ एजेंसी में वापस आ जाओ, बहुत सवाल होंगे मन में, जवाब भी मिल जाएगा। तो वेदर द पर्सन हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल एंड मेक हिम आंसरेबल टू थर्ड पार्टी, ये पहला सवाल था।
Second, whether he can establish privity of contract between the principal and third party. Privity of contract means contract का जो obligations है थर्ड पार्टी के साथ के वो obligations को fulfill कर देगा. If the answer to these questions is in affirmative, affirmative मतलब yes, then there's the relationship. Thus agency is a comprehensive word. Agency एक comprehensive word है used to describe the relationship between one person and another. Where the first mentioned person, first mention मतलब हम लोग इस पॉइंट पे देख पहले एजेंट के बारे में बोला फिर प्रिंसिपल के बारे में बोला, इसलिए कह रहा है where the first mentioned person brings the second mentioned person into legal relation with others. मतलब एजेंट प्रिंसिपल को दूसरे के साथ लीगल रिलेशनशिप में खींच के ला रहे. प्रिंसिपल खुद लीगल रिलेशनशिप में नहीं है, एजेंट के काम के तहत मतलब विद द पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफ एजेंट प्रिंसिपल किसी दूसरे तीसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बांध. समझ में आया रे? यस सर. इसीलिए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक लैटिन फ्रेज है जिसको मैक्सिम भी कहा जाता है लॉ में. ठीक है, मैक्सिम क्या बोल रहे हैं सर? देखो, क्यूई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, क्यूई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से. कभी कई बार एग्जाम में से उठा के एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है. ठीक है, तो अगर तुमको इसका मतलब नहीं पता रहेगा ना तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. इसका क्या मतलब होता है? रूल ऑफ एजेंसी इज बेस्ड ऑन दिस. तो ये बेसिकली एक लैटिन लैंग्वेज है और कुछ नहीं. अब आपको इस लैटिन लैंग्वेज को इंग्लिश में समझना होगा. He who acts through an agent is himself acting. जो एजेंट के थ्रू से एक्टिंग करते हैं वो एक्चुअली खुद ही एक्टिंग कर. इसी को लैटिन फ्रेज में बोल रहे हैं क्यूई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से. ठीक है, अब इस लैंग्वेज को बस लॉ के लिए याद करो और हो सके तो नहीं तो लैटिन भाषा सीखने के लिए एडमिशन कर लो जहाँ सिखाया जाता है. लेकिन ये सब लैटिन फ्रेज आजकल मतलब चलता भी नहीं है क्योंकि ये सब पुराना भाषा है, रोमन है. आजकल रोमन कौन कौन बोलता है? रोम में भी शायद वो लोग रोमन ना बोलता. जैसे हमारे यहाँ पर संस्कृत नहीं बोलते ना, हम लोग भूल गए ना हम लोग संस्कृत बोलना. भारत का लैंग्वेज तो एक्चुअली संस्कृत है. जितना भी लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं पूरा भारत में सब संस्कृत के ऊपर ही बेस करके बना हुआ है. लेकिन क्या हम लोग संस्कृत में बात करते हैं? देयर आर ओनली 3 विलेजेस और 1 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया जो लोग जहाँ पर मंदिर के पुरोहित से लेके मंदिर के प्रीस्ट से लेके सब्जी वाले पान वाले तक सब संस्कृत में बात करते हैं. अगर कभी ये गांव देखने का मन करे तो आपको कर्नाटका जाना होगा. सच में मजाक नहीं करता है. अब हाँ नहीं समझ जाओगे. क्यों नहीं समझ जाओगे? अरे भोजपुरी, बिहारी, बंगाली जो भी भाषा है, ठीक है, सब संस्कृत है ना. तुम संस्कृत जब बोलेगा ना तुम अगर वो धीरे धीरे थोड़ा सा उसको तुम सिलेबल करके सुनोगे ना समझ जाओगे. जैसे जाने को बोलते हैं गच्छन्ति. गच्छन्ति संस्कृत एज पर द कंप्यूटर लैंग्वेज के हिसाब से अभी तक बोला गया है कि संस्कृत दुनिया का सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज. मतलब जो लोग कंप्यूटर डेवलप कर रहे हैं आज के डेट में यूएसए में, इन लोगों ने रिसर्च करके देखा है कि संस्कृत लैंग्वेज में एक मतलब एक वर्ड का मतलब एक ही होता है, दूसरा नहीं. जैसे हम लोग हिंदी में भी देखते हैं प्रॉब्लम है कई बार एक लैंग्वेज का दो मतलब निकल रहा है. आम मतलब आम भी होते हैं, आम मतलब आम आदमी भी होते हैं, है ना, कॉमन भी होते हैं. तो वैसे इंग्लिश में भी बहुत सारे हैं, है ना. इंग्लिश का तो प्रोनाउंसिएशन में भी गड़बड़ है. सीयूटी कट पर पीयूटी पुट क्यों? पट भी तो हो सकता है. जीडब्ल्यूडी गुड मतलब भालो मतलब अच्छा, और जीडब्ल्यूडी गुड्स का मतलब गुड्स क्यों? इंग्लिश में तो और प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत है, मतलब साइंटिफिक नहीं है और मतलब भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है. पीएलएनटी प्लांट और पीएलएनटी प्लांट, तो छोटा पेड़ को प्लांट बोलते हैं और बड़ा प्लांट मशीनरी को भी प्लांट बोल रहे हैं. हाँ सी हाँ, कितना सारा मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इंग्लिश में. छोड़ो, किसी भाषा का खराब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन
ये साइंटिफिक वे में थोड़ा सा। तो क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग। ठीक है, जो एजेंट के थ्रू से काम कर रहे हैं वो एक्चुअली अपना ही काम कर रहे हैं। अब ये नहीं बोल सकते कि ये मैंने नहीं किया। ठीक है, जैसे आपको एक छोटा सा कहानी बताते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से। कहाँ है भाई आप लोग? हाँ, कोई अपना गार्डन बना रहे हैं तो आपको उसमें क्या इतना अच्छा। चलो गार्डन से याद आया, गार्डन से याद आया आपको एक बहुत अच्छा सा एक बात करते हैं। ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग। सुनो सुनो, एक एक्टिंग का ये गार्डन का ये एक छोटा सा एग्जांपल इस पॉइंट से। ये थोड़ा सा पौराणिक कहानी है, 2 मिनट बताऊंगा बट आपको सुन के अच्छा लगे। एजेंसी का ही कॉन्सेप्ट है। एक बहुत फेमस गार्डनर था, क्या बोलते हैं गार्डनर को हिंदी में? माली। हाँ, जो बाग को बनाने वाला होता है, माली बोलते हैं ना। एक बहुत फेमस माली था एक जमाने में। तो वो इतना सुंदर बाग बनाता था, मतलब गार्डन बनाता था, उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते। तो उसने इस बार भी बहुत अच्छा गार्डन बनाया, दूर दूर से लोग देखते आए। तो एक बार उसके गार्डन के अंदर एक गाय, काऊ काऊ घुस गया। तो ऑब्वियस बात है, काऊ एक नॉर्मल प्राणी है, वो पेड़ पौधा खाता है। ठीक है, तो वो बहुत सारा पेड़ को नष्ट कर दिया। तो जैसे नष्ट किया, ये गार्डनर जो था इतना अहंकारी था कि उसका गार्डन खराब हो गया बोल के उस गाय को गुस्से में मार दिया। इतना गुस्सा आया क्योंकि उसका इतना प्यारा गार्डन नष्ट हो गया, गुस्से में मार दिया। अब मारने के बाद मन में थोड़ा चल रहा है कि ये तो पाप हो गया हमसे। अब जब ऐसा पाप उसके मन में चल रहा है तो वो क्या किया, वो गाय को, काऊ को क्या किया, गार्डन के अंदर ही एक जगह में, बाहर तो नहीं लेके जा सकता, लोगों को पता लगेगा तो एक अलग बात हो जाएगा, तो गार्डन के अंदर ही उसको सिमेट्रिक, ये नॉर्मल में दफना दिया। ठीक है, मिट्टी के नीचे कर दिया। तो एक बार एक इंसान उसके गार्डन में मतलब देखने आया, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। तो चारों पूरा चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन जहां पर वो काऊ को दफनाया है उस जगह में वो उस पर्टिकुलर इंसान को जाने नहीं दे रहे। तो ऑब्वियस बात है, तुम जिधर जाने के लिए मना करोगे उधर ही लोगों को जाने का इच्छा ज्यादा होगा। तो ये इंसान जो थे, ये भी वो बोला कि हमको तो उधर ही जाना है, देखना है क्या है। तो जाके देखा, पता चला। तो फिर उसको वो बोला कि क्या हुआ यहाँ पर? तो बोला गाय है, काऊ है। तो बोला किसने मारा? तो बोला भगवान ने मार दी। ठीक है, तो वो फिर वो इंसान पूछते हैं तो फिर ये इतना सुंदर गार्डन कौन बनाया? बोला मैंने बनाया। गार्डन किसने बनाया? बोला मैंने बनाया। काऊ किसने मारा ना? भगवान ने मारा। तो बोलते हैं मैंने अपने हाथों में गार्डन बनाया। तो हमारे इंडियन कल्चर में, हिंदू समाज में कॉन्सेप्ट है कि हाथ का जो भगवान होते हैं नारायण होते हैं, ऐसे लोग मानते हैं। तो एक्चुअली वो नारायण जी थे, उनको सब पता था, तो उसका अहंकार चूर करने के लिए आए थे। तो वो एक तरफ बोल रहे हैं कि गाय के केस में वो एजेंट बन गया भगवान का। गाय के केस में वो भगवान का एजेंट बन गया और पूरा का पूरा लाइबिलिटी प्रिंसिपल को, मतलब नारायण भगवान को दे दिया। लेकिन गार्डन के केस में क्रेडिट पूरा अपना ले रहा है, अब एजेंसी नहीं है। वट एवर, आई होप यू अंडरस्टैंड, he who acts through an agent is himself acting। चलो ठीक है, हंस कहानी सुना रहे तुमने? Yes, sir. ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड ऑथोरिटी ऑफ एजेंट्स। who may employ an agent? कौन एम्प्लॉय कर सकता है एजेंट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183, एनी पर्सन who has attained majority, मतलब ऑब्वियस बात है 18 प्लस होना चाहिए, टू द लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट, मतलब जिस पर्टिकुलर लॉ में वो पढ़ते पढ़ते हैं, एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड मे एम्प्लॉय एन एजेंट। ठीक है, मतलब अगर आपका एज 18 प्लस ना हो तो आप एजेंट नहीं रख सकते। ठीक है, दस ए माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट। मतलब अगर आप एक माइनर हो, अगर आपका उम्र 17 साल 364 दिन भी है, तो भी आप एजेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है, और अनसाउंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए, मतलब पागल प्रेमी दीवाना ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? है ना? ठीक है।
पागल बोल रहा मतलब यूनाइटेड हाँ मतलब वही, मतलब पागल मैं तो ऐसे ही बोला, ठीक है, ल्यूनेटिक इंसान मतलब जो साउंड दिमाग में नहीं है, ठीक है, ठीक है, मतलब ऑब्वियस जिसको सोचने का समझने का पूरा कॉन्सेप्ट है अपने दिमाग में कि वो सोच भी सकता है समझ भी सकता है। जैसे जो पियक्कड़ इंसान होते हैं, है ना, पियक्कड़ नशाड़ी गंजाड़ी, है ना, ये लोग क्या है, ये अपने होश में रहते हैं क्या? हाँ, आजकल मैं सुन रहा हूँ पश्चिम बंगाल में बहुत खबर आ रहा है, ये आरामबाग साइड बोल के, आरामबाग बोल के डिस्ट्रिक्ट ये एरिया है हुगली डिस्ट्रिक्ट में, हम लोग उधर, हाँ बॉर्डर, अफीम का बहुत इलीगल खेती हो रहा है, बहुत अफीम अफीम, ओपीएम ओपीएम। उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक हिसाब दिया था, वहाँ का फार्मर जो पकड़ा गया वो बोल रहे हैं कि अगर 1 बीघा जमीन में अफीम का खेती करता है मतलब बेसिकली अफीम से पॉपी सीड्स भी बनता है ना, पोस्तो, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं बहुत जगह में, हम लोग पोस्तो बोलते हैं, उसका भी मार्केट में 2000 केजी दाम चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 1 बीघा जमीन में अगर कोई ओपियम लगाता है, ठीक है, तो उसका जो फल होता है, उसका जो आठा होता है, ठीक है, उसके बाद वहां से आफिर निकलता है, और लास्ट में जो बीज पड़ा रहता है, छोटा छोटा दाना आता है उसके अंदर से, वो नॉर्मल इंसान के खाने के लिए होता है। तो 1 बीघा जमीन से 1 केजी आफिम है, हार्ड में 1 से 1.5 केजी। और उस 1 से 1.5 केजी आफिम का मार्केट प्राइस है, फार्मर्स जो इनिशियल स्टेज में बेच रहे हैं वो 50 से 60। करोड़ों का खेल चल रहा है, लेकिन ये तो इलीगल है। अब देखो क्या करता है सरकार। 1 केजी अफीम बेच के 60,000, और 1 केजी पोस्ता बेचेगा तो भी 2,000। पर्सन क्वालिफाई मत कर रहा है। तब उसको, उसके बारे में मैंने सही पढ़ा, ठीक है। ওখান থেকে 5 কিলোমিটার ওখান থেকে মানে 60 আর 10 नहीं, पोस्ता का पॉपी सीड्स का आइडिया नहीं है कि कितना पॉपी सीड्स मिलता है, बट वो मैं इसका देख रहा था, वो फार्मर्स ने इंटरव्यू दिया, ठीक है, क्योंकि उसको पकड़ा गया तो अपना आइडेंटिटी को छुपा के, आइडेंटिटी को छुपा के, हाँ, एक ही अफीम होता है। हाँ वही तो बोला, वही तो मैं भी सुन के ताजुब हो गया, 1 बीघा जमीन में 1 केजी अफीम से, मतलब काफी ভালো বেশি সেটাই আমরা नहीं। যদি ওইগুলো আপনি তাহলে পোস্ট কিন্তু অনেকটা নেই হয় কারণ পোস্ট দিয়ে এক কেজি মানে এইটুকু হবে वही मैं भी सोच रहा था कि, लेकिन वो जैसा इंटरव्यू में मैंने पढ़ा मैं वही बोला, क्योंकि मैं तो कभी अफीम का खेती देखा नहीं। इंडिया में सिर्फ मेडिकल कंपनीज करता है, मेडिकल कंपनी जिसके पास लाइसेंस है लीगल, और ज्यादातर अफीम का खेती होता है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में थोड़ा सा, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ सटा हुआ जो एरिया है वहां पर, और तुर्की में सबसे ज्यादा होता है, ईरान में भी होता है। अच्छा, पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंट एन एजेंट मस्ट बी मेजर एंड साउंड माइंड। तो अगर किसी को अगर कोई एजेंट रखना चाहता है तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। Now there is a very simple question, sir, who may be an agent, section 184, सर सेक्शन याद रखना चाहिए आप लोग, ठीक है। 183 में कौन एजेंट रख सकता है, हु मैं एम्प्लॉय एजेंट बोला था, यहाँ पर बोल रहे हु मे बी एन एजेंट, कौन एजेंट हो सकता है, एजेंट कौन हो सकता है, बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट, बट नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। अगर इसका मेजर का, अगर उसका एज मेजर नहीं हुआ है, 18 प्लस नहीं हुआ है, तो वो नहीं हो सकता। अगर वो साउंड दिमाग का नहीं है तो वो भी नहीं हो सकता। बट यहाँ पर एक चीज बोला है, सो एज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इन दैट वी हैव हियरिंग। कहना क्या चाह रहा है, माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में बिकम एन एजेंट। मानो इसी तरह से कोई माइनर या कोई अनसाउंड माइंड वाला बंदा एजेंट बन गया, लॉ इसमें रोक टोक नहीं लगाएगा। पॉइंट समझ रहे हो सर? अगर कोई माइनर पर्सन या कोई अनसाउंड वाला बंदा एजेंट बन गया तो लॉ इसमें रोक टोक नहीं लगाएगा। लेकिन किंतु परंतु अगर बाद में प्रिंसिपल को कोई लॉस हुआ तो प्रिंसिपल एजेंट से कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि लीगली एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर पे कोई केस नहीं बन सकता। हाँ, जुवेनाइल में डाल सकता है, वो अलग चीज, एज पर पेनल कोड। अगर बड़ा सा पेनल कोड वाला बात हो तो जुवेनाइल पे डाल सकता है, जुवेनाइल जेल में या जुवेनाइल कोर्ट में, जो बेसिकली बाल सुधारागार होता है ना, वहां पर डाल सकता है। बट तो उसके अगेंस्ट में कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकता।
कोई भी बड़ा एक्शन नहीं ले सकता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई माइनर किसी का एजेंट बन भी जाता है, अगर कोई पागल किसी का एजेंट या माताल नशाड़ी गंजाड़ी जो भी हो, अगर एजेंट बन भी जाता है, अगर बाद में ये प्रूव हो जाता है कि वो अनसाउंड है या फिर ये प्रूव हो जाता है कि वो माइनर है, तो फिर जो प्रिंसिपल है वो कोई भी कुछ भी क्लेम नहीं कर पाए। सो आप किससे डील कर रहे हो, किसको अपना एजेंट बना रहे हो, ये आपको सोच समझ के करनी चाहिए। वेरी सिंपल एक्सपीरियंस। लेकिन लॉ ये भी कहता है कि आप माइनर को एजेंट नहीं बना सकते, लेकिन अगर बना दिए और बाद में कुछ हो गया तो आप अपना क्लेम मत कर सकते। ठीक है, हंस बोलो। यस सर। सर यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, उसी तरह का एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बोला। P अपॉइंट Q अ माइनर टू सेल हिज कार फॉर नॉट लेस देन 2,50,000। P ने Q को बोला, जो Q कौन है, माइनर है, मतलब बिलो 18 का। ठीक है, बिलो 18 का बोला कि भाई 2.5 लाख से नीचे गाड़ी मत बेचना। ठीक है, और Q ने 2 लाख में बेच दिया। He will be held bound by the transactions and further shall have no right against Q। Q के अगेंस्ट में उसका कोई अधिकार नहीं होगा क्लेमिंग फॉर कॉम्पेंसेशन की 50,000 का लॉस हो गया है तुमको देना पड़ेगा, तो भी मेरा बात ओबे नहीं किया। ओबे करना मतलब क्या, मानना। थैंक यू सर। ठीक है, सिंस Q is a minor and contract with a minor is void ab initio। ठीक है, void ab initio, जो शुरू से ही void है। ab initio मतलब जो शुरू से ही void है उसे void ab initio कहते हैं। ये भी लैटिन फ्रेज है। ठीक है, कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। अच्छा, हर एक बात अनदर पॉइंट, अब देखते देखते बहुत वाइटल पार्ट में जा रहे हैं सर। सेक्शन 185 कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, नो कॉन्ट्रैक्ट नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन, नॉर्मली हम लोग यही जानते हैं। सर हम लोग यहाँ पर हाँ, नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन, सॉरी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी सर, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये नॉर्मल बात है ना, कि कॉन्ट्रैक्ट होना है तो कंसिडरेशन होना जरूरी है। लेकिन इस केस में क्या कहता है कि सेक्शन 185 कहता है नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई बदले में समथिंग इन रिटर्न होना जरूरी नहीं है। द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस ऑफ एन एजेंट इज रिगार्डेड एज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। मतलब अगर एजेंट ऑफिस, मतलब जो आपका एजेंट बना है, वो अगर कोई डील को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस इज एनफ। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। And if there is no consideration, then there is no contract. There may be some exceptional situations। ठीक है, जैसे लव एंड अफेयर में जैसे होते हैं ना, मतलब माँ पापा के रिलेशनशिप में, बच्चा माँ के रिलेशनशिप में, there may be some social cases के केस में consideration not mandatory, but in business cases consideration is always there। but इस केस में क्या बोल रहे हैं कि अगर एजेंट का ऑफिस एक्सेप्ट कर लेता है तो that is enough to create agency। पैसा मिले ना मिले एजेंट आप हो सकते, पैसा मिले ना मिले आप एजेंट एम्प्लॉय भी कर सकते, जब आप पैसा दो ना दो एजेंट एम्प्लॉय आप कर सकते। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर थोड़ा सा, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेप्शनल हुआ ना। हंस बोल। यस सर। ऐसा एजेंसी कैसे क्रिएट होता है, इन वर्ड्स ऑफ देसाई जे। देसाई जे कौन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज होंगे, सुपर जज। सुप्रीम कोर्ट का जज मतलब क्या, सुपर जज, एकदम टॉप क्लास जज। The relation of agency arises whenever one person called the agent has the authority to act on behalf of another, called the principal, and consents to act। और उसके हिसाब से वो अपना, मतलब उसके कंसेंट को भी वो माने, तभी तो वो एजेंट बनेगा। on behalf of another called the principal and consents to act। मतलब उनका जो कंसेंट है उसको वो हाँ भरे, प्रिंसिपल का कंसेंट को हाँ भरेगा तभी ना एजेंट बनेगा, है ना। कंसेंट मतलब क्या, ओपिनियन, मतलब एज पर प्रिंसिपल्स कंसेंट एजेंट काम करेगा। रिलेशनशिप हैज जेनेसिस इन ए कॉन्ट्रैक्ट। ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट का जेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस समझते हो, जेनेसिस क्या होता है,
हाँ वेरी गुड, जीन, जीन से ही आया। लेकिन ये जीन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। मैं आपको समझाता हूँ कि जेनेसिस का क्या कॉन्सेप्ट है। सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये जेनेसिस वर्ड अगर आपको लॉ में कहीं भी मिल सकता है। जेनेसिस का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें यहाँ पर ना, थोड़ा अंश थोड़ा कंसंट्रेट करना, थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ बातें होंगी। जेनेसिस कॉन्सेप्ट जो है, हर बात ना, अच्छा एक कभी आप लोग सोचे हो कि ये जो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, इसका कुछ नियम है। क्या ये नियम आपको आपके माँ बाप से मिला है? आपका माँ बाप को उनके माँ बाप से मिला है? उनके माँ बाप को उनके माँ बाप से मिला है? ऐसा करके पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन वाइज शिफ्ट होता गया। ये जो जितना सारा नियम, कोई बोलता है बच्चा होने के टाइम पे क्या करना पड़ता है, उसका भी नियम होता है ना, कि बच्चा होगा तो क्या होगा, शादी होगा तो क्या होगा। हाँ, बच्चे लड़का के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, लड़कियों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। तुम लड़का हो तो ये करो, तुम लड़की हो तो वो करो। हर बात में सवाल नहीं करते हम, कुछ चीजें एज पर प्रैक्टिस है। हर बात में फेमिनिज्म भी नहीं आ जाता, और हर बात में मर्दानी भी नहीं आ जाता। कुछ चीजें एज पर प्रैक्टिस है। नहीं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा बात करते हैं, आजकल कुछ लोग बोलते हैं फेमिनिज्म के नाम पे कि लड़की लोग जैसे सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, कॉमन दिखते हैं आजकल। तो मैं एक छोटा सा चीज कभी कभी, हाँ, एक छोटा सा चीज मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैसे सिंपल कॉन्सेप्ट, नहीं बात को समझे यहाँ पर। लड़की लोग ये, पहले लड़की लोग कभी ऐसे नहीं देखा करते, बट आजकल समाज में ऐसे देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आया। लड़की लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को फ्रीडम चाहिए, लड़का जैसे। एम्पावरमेंट। नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है ये। लड़का लोगों से एक इंस्पिरेशन कि लड़का कर सकता है, लड़की क्यों नहीं। अब देयर इज अ बिग क्वेश्चन, लड़की बच्चा पैदा कर सकता है क्या, लड़का बच्चा पैदा कर सकता है? वही नहीं सकता। আমি আগের দিন প্লেনে দেখলাম ফেসবুকে ভিডিও দেয়া वो लड़का लड़की बन के हुआ है, वो ऑपरेशन किया है। এটা তো जब तक ओवरी नहीं होगा कैसे करेगा? ডেটা তো ছেলেদের মুখে गेटअप हो सकता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर का जो है ना, उसको चेंज किया गया है। কি নাম লাগলো নিউজ করে পিন जो भी हो, देखो, हो गया, तुम लोग मजाक में चले गए। मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इतना सारा नियम बिल्डअप हुआ है, ये सब बिल्डअप हुआ है एक कस्टम वाइज, एक कॉन्सेप्ट वाइज। ये सृष्टि के शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से ये पूरा दुनिया बना है, जब से इंसान पैदा हुआ है। कौन पैदा किया, कोई बोलता है किसी को नहीं पता, बट हमारे इंडियन कल्चर में, हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है, वेद में, कि ऐसा लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी से आया है। ठीक है, ब्रह्मा ने क्रिएट किया, शिव जी ने बेसिकली अपने ऊर्जा से, और पार्वती जी के कॉन्सेप्ट से पूरा प्रकृति चलता है। शिव और पार्वती मिलकर पूरा प्रकृति को बैलेंस करता है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अब मैं कहना ही ऐसा था कि इतना सारा जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ, अच्छा चलो कोई भगवान नहीं मानता, डजंट, ठीक है। कोई बोलेगा कि हमें सुप्रीम पावर पे बिलीव नहीं है। कोई बोलेगा अरे हम अपने माँ बाप से आया है, अपने माँ बाप उसके माँ बाप से आया है। लेकिन एक जगह में जाके तुम क्वेश्चन में कभी तुम पढ़ोगे ही नहीं कि अल्टीमेटली उसका माँ बाप, उसका माँ बाप, उसका माँ बाप कहाँ से आया। और माँ बाप तो आ गया, लेकिन समाज चलेगा कैसे? ऐसे कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति बोल के ब्रह्मा जी का एक लड़का था, जिसको ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्रदान किया था कि समाज कैसे चलेगा, उसका नियम बना। ये जो आप लोग लॉ पढ़ने आए ना इंडिया में आज, तो हमारे भारत का जो कल्चर है वो बता रहा हूँ, बाकी देश का अपना अलग होगा। लेकिन ये कहा गया है कि समाज कैसे चलेगा, तो प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा जी का पुत्र थे, उनको पावर देके, पावर ऑफ एटर्नी देके वो समाज को चलाने के लिए आए, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं उस पॉइंट पे नहीं जाना चाहता। तो जेनेसिस इज लाइक दैट, जो चले आ रहे हैं, जो समाज का प्रैक्टिस है, भारत में भारत जैसा, इंग्लैंड में इंग्लैंड जैसा, अमेरिका में अमेरिका जैसा। अब इस चीज का आपको कोई कारण नहीं पता है, अब ढूंढो तो मिलेगा, अब ढूंढना चाहो तो मिलेगा, सच्चे मन से ढूंढना पड़ेगा। बट क्या है ना, उतना ज्ञान कौन ले, इतना पढ़ने में दिमाग खराब हो रहा है तो रोज में कौन जाए। हाँ? छोड़ो, ठीक है। बट जिसको हम लोग मीथ समझ के बैठे हैं ना, उसमें बहुत बड़ा साइंस छुपा हुआ है। जिस दिन अंदर से वो आवाज आएगा कि कोई भी चीज मीथ नहीं है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, साइंस है,
उस दिन आपको समझ में आएगा। चलो वो अपना अपना इच्छा है। तो कहने का मतलब है द रिलेशनशिप हैज जेनेसिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चले आ रहा है कॉन्सेप्ट जो है हर समाज में अपना अपना है। तो जैसे एक एजेंट प्रिंसिपल का इसी तरह से बिहेव करेगा, एक प्रिंसिपल और एजेंट जो इसी तरह से बिहेव करेगा, ये एक जेनेसिस है। अब सर एक शब्द के लिए इतना सारा कहानी, छोड़ दो सर, कहानी भूल जाओ। अच्छा आगे देखो, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट, implied appointment, necessity, estoppel or holding out an agency by ratification। अंश कहाँ है रे? ये सर Yes, सुन sir, रहे हैं yeah. ना? अरे यही है। Yes, sir. ठीक है। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट। अच्छा किस तरह से हो सकता है? एक्सप्रेस हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसिवली होता है ना? कॉन्ट्रैक्ट आपको किस तरह से हो सकता है? वर्ड्स के थ्रू से हो सकता है, स्पोकन करके हो सकता है, रिटन करके हो सकता है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो वैलिड। तो यहाँ पर एजेंसी भी वर्ड स्पोकन रिटन हो सकता है। इम्प्लाइड अपॉइंटमेंट हो सकता है। इम्प्लाइड कैसे होगा? आगे आगे एग्जांपल देखते हैं सर। जरूरत के हिसाब से होता है, नेसेसिटी। स्टॉपेज और होल्डिंग आउट। स्टॉपेज मतलब इज लाइक अ एक एक्टिविटी जो आप पहले किए हो, बाद में आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब सिंपल बात है, स्टॉपेज और होल्डिंग आउट इज लाइक दैट कि मानो कि एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। अंश भी सुन रहा है, अंश और विश्वजीत, ठीक है। अब मानो ऐसा देखा गया है कि जब जब अंश का फोन आता है विश्वजीत ही उठाता है, ठीक है। अंश के फोन में फोन बाजता है, विश्वजीत उठाता है। ऐसे एक रेगुलर हो चुका है। फोन अंश के फोन पे आएगा बट विश्वजीत उठाएगा। एग्जाम्पल है, पर्सनली मत ले। तो तो ऐसा हो सकता है कि इसका मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि अंश का फोन में विश्वजीत ही उठाएगा और बाद में अंश को दिया जाएगा। तो यहाँ पर विश्वजीत एक तरह का एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। अब कभी ऐसा हुआ, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो विश्वजीत फोन उठाने का जो काम है उसको इग्नोर कर रहा है कि नहीं हम नहीं उठा सकते। तो तुम पहले एक एक्टिविटी कर दी। ऐसा इस तरह का केस कहाँ बनता है जानता है? कोर्ट में बनता है। कोर्ट में जो गवाही आता है तो पहले एक मैटर पे हाँ बोलता है, फिर बाद में वो ना नहीं बोल सकता। अगर बोलेगा तो वो तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना। तो यहाँ पर जो एजेंसी के ऊपर जो पॉइंट बताना चाह रहा है, ये ऐसा कहना चाहता है कि आपका जो बिहेवियर है, जैसे पार्टनरशिप फार्म में मानो 4 पार्टनर, ठीक है। 4 पार्टनर में के साथ और एक बंदा, उन्हीं का दोस्त, उनके साथ घूमते हैं। जो 5वां पार्टनर, वो सोचते हैं कि वो पार्टनर है, लेकिन एक्चुअली वो पार्टनर नहीं है। तो ये 4 पार्टनर मिलके कहीं गया है डील करने, या फिर उनके ऑफिस में कोई आया है डील करने। अब वो चारों में से मानो 3 नहीं है, ठीक है, 2 है, और साथ में वो जो एक्स्ट्रा बंदा है वो भी है, जो अपने आप को इनका दोस्त भी मानते हैं। और जब भी कोई डील हुआ तो जिस थर्ड पर्सन के साथ डील हुआ है ना, तो उसमें ये भी हाँ भरा, हाँ हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, बात किया। तो वो थर्ड पर्सन को पता नहीं है, वो तो न्यू है आपके सामने, उसको तो पता नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। तो बाद में अगर मानो वो जो 5th पर्सन है, जो एक्चुअल में कोई नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी ने समझा कि ये पार्टनर ही होंगे, तो आप एक्ट कर रहे हो ना, तो आपका इस तरह का एक्ट को हम लोग एस्टॉपेल और होल्डिंग आउट एजेंट बना देंगे। मतलब आपका बिहेवियर, आपका प्रीवियस बिहेवियर और फ्यूचर बिहेवियर सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। आगे और भी बेहतर एग्जांपल देखते हैं, चलो। और एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, रैटिफिकेशन मतलब अप्रूवल के थ्रू से, ठीक है। Authority may be express or implied. According to section 186 of the authority of an agent may be express or implied. बहुत simple example होगा यहाँ पर। Definitions of express or implied authority, section 187. Express authority, an authority is said to be expressed when it is given by word, spoken and written. A is residing in Delhi and he has a house in Kolkata, ठीक है। A authorized B under a power of attorney. A ने B को power of attorney दिया घर का केयर टेकिंग करने के लिए, ऑफिस हाउस। So very simple example, agency is created by express agreement.
कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा घर का केयर टेकिंग बी करेगा, ठीक है सर। वेरी सिंपल एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इट्स एग्जांपल ऑफ एजेंसी। इफ ए कस्टमर ऑफ ए बैंक, अच्छा एग्जांपल है देखो, इफ ए कस्टमर ऑफ ए बैंक विशेस टू transact his banking business through an agent, the bank will require written evidence of the appointment of the agent। अगर आप किसी बैंक के एजेंट के थ्रू से काम करवाना चाहते हो तो जो एजेंट है उसके साथ बैंक का एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड विल नॉर्मली आस्क टू सी द रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी अपॉइंटिंग द एजेंट, है ना। ऐसे तो बैंक करेगा ना। अगर आप अपने बिहाफ में किसी दूसरे को बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करवाना चाहते हो, कस्टमर ऑफ ए बैंक विशेस टू ट्रांजैक्ट हिज बैंकिंग बिजनेस थ्रू एन एजेंट, the bank will require written evidence of the appointment of the agent and will normally ask to see the registered power of attorney appointing the agent। पावर ऑफ अटर्नी नॉर्मली कोर्ट के थ्रू से होता है, लॉयर के थ्रू से पावर ऑफ अटर्नी दिया जाता है कोर्ट पेपर में एक रजिस्टर्ड करके कि मेरे बिहाफ में ये बंदा काम करेगा। पावर ऑफ अटर्नी तो बहुत भाई बहुत पावरफुल होता है पावर ऑफ अटर्नी, इतना आसान नहीं होता है पावर ऑफ अटर्नी किसी को देना। पावर ऑफ अटर्नी में ऐसे ही मूवी हुआ है बाजीगर में, शाहरुख खान का, देखोगे तो वहां पर भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट एक बना है, ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी से पूरा मतलब ससुर जी का पूरा सब कुछ अपने नाम पे कर दिया। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि अगर आप एजेंट के थ्रू से काम करवाना चाहते हो, नॉर्मली देखो एक नॉर्मली मैं ये सब चीज, जैसे मेरे गांव में नेटिव में मेरा घर है, विलेज एरिया, तो वहां पर ना जैसे मैं पापा को देखता हूँ, हमारे दुकान पे जो मतलब पापा के बिजनेस में जो लड़का एम्प्लॉई है उसको पैसा जमा करने भेज देता है, उनको पैसा उठाने के लिए भेज देता है। तो कहीं 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 कभार बैंक देता है और कभी कभी मैनेजर अगर चेंज हो जाता है तो देता भी नहीं, ठीक है। स्मॉल टाउन में और ये सब देखा जाता है ज़्यादा। तो एक बार ऐसा हुआ कि पापा का कोई बहुत जरूरी था, पापा नहीं थे और उसको भेजा और मैनेजर बोल रहे नहीं उनके हाथ में नहीं देगा। पापा गुस्सा में चिल्ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पापा गलत है, बैंक इज राइट। अब देखो एम्प्लॉय में थोड़ी ना पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है, नहीं है, नॉर्मल बात है, अनऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट में चलता है। अब अगर लेकिन नॉर्मल बात है कि बैंक ऐसे केसेस में पावर ऑफ अटर्नी मांगता है, बड़े बड़े केस में ऐसा देना पड़ता है। तब मुंह उठा के आ गए, कौन हो तुम, किसका पैसा क्यों लेने आए, क्यों देने आए। अच्छा इम्प्लाइड अथॉरिटी, तो ये तो हो गया, ये अभी क्या पढ़ लिए सर, एक्सप्रेस अथॉरिटी। व्हाट अबाउट इम्प्लाइड अथॉरिटी? An authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstances। इम्प्लाइड कब होता है? जब सर्कमस्टेंसेस के कारण हो जाता है। सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थिति, सिचुएशंस, है ना, ऑफ द केस, कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज, मतलब पार्टी कुछ ऐसा काम कर रहा है जो ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड हो जा रहा है। एग्जांपल देखो, अंश ये वाला एग्जांपल देखो इम्प्लाइड अथॉरिटी का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए उनसे शॉप इन सेलमपुर, सेलमपुर कोई जगह का नाम है, लिविंग हिमसेल्फ इन कोलकाता, खुद रहता है कोलकाता में और सेलमपुर में ए का दुकान है। विजिटिंग द शॉप ऑकेशनली, कभी कभी दुकान में जाते हैं। शॉप मैनेज करता है बी एंड ही इज द हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए। बी क्या करता है, सी से गुड्स ऑर्डर करवाता है, लेकिन नाम किसका लगाता है, ए का। ए के नाम पे बी सी के दुकान से प्रोडक्ट ऑर्डर करता है फॉर द पर्पस ऑफ द शॉप, दुकान के लिए जो भी जरूरी चीज होता है, एंड ऑफ पेइंग फॉर देम आउट ऑफ एज फंड विथ एज नॉलेज। और ये काम ए के नॉलेज पे ही, ए का फंड को यूज करके ही बी करता है। बी हैज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी फ्रॉम ए, बी हैज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी फ्रॉम ए टू ऑर्डर गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए फॉर द पर्पस ऑफ द शॉप। दुकान चलाने के लिए, शॉप को चलाने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, ये जरूरी चीजें बी सी से मंगवा सकता है ए के नाम पे। दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्सेप्ट। यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सप्रेसिव कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मल है। जैसे पापा मेरे को बहुत बार बोलता है, जब भी मैं छोटा था तो कोई भी चीज अगर मुझे खरीदने के लिए भेजता था, ये छोटा मोटा शहर में या गाँव में ना लोगों का थोड़ा आदत होता है, अरे जाओ ना मेरे नाम पे लेके आ जाओ, ठीक है। हाँ उधारी खाता नहीं, हम लोग के केस में तो उधारी खाता भी नहीं होता था किसी किसी केस में, ठीक है।
तो पापा एक बार मेरे को बोलता है कि जा मेरे लिए थोड़ा सा, पापा सिगरेट पीता था, अभी भी पीता है बहुत ज्यादा, बिल्स दे भी कट, ठीक है ठीक है। अब मेरे को ना दुकान में भेजता था, बोलता था जाओ देख लेके आओ, मम्मी पैसा दो, तो बोलता है अभी नहीं है, तुम जाके बोलना पापा का। हम मेरे पास जाके नहीं बोल सकते। एक आध बार कर दिया, बहुत बार कर देता, लेकिन थोड़ा जैसे बड़ा होने लगता है ना, थोड़ा सा प्रेस्टीज आता है, क्योंकि दुकानदार तो पैसा मांगेगा ना। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, मैं दुकान में गया, जिसका दुकान है वो नहीं था, उसके जगह में कोई और था, वो किसी को बिठा के दिया। मैं जाके उसको बोला कि दादा एक पैकेट सिगरेट बाबा के लिए। तो मेरे पापा के लिए। तो मेरे को पूछते तेरे पापा कौन? तो फिर मैं तुम पापा को नहीं जानते? अरे नहीं जानते, नाम बता। सब जानते हैं, मेरे साथ खेल रहा है, ठीक है, छोटा जगह में सब जानता है। तो फिर मैं तो छोटा हूँ, मेरे को लग रहा है कि मेरे को इंसल्ट कर रहा है। मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, देना है दो, मैं दे दूंगा, तो मैं पापा को जाके बोल देता हूँ हाँ कि तुमने दिया नहीं, और कुछ नहीं बोलूंगा कि तुमने दिया नहीं। फिर मैं साइकिल को फिर से लेने गया, जैसे साइकिल में चढ़ने का, अरे सुन सुन सुन, ये लेके जा। अभी मतलब तुम जानते हो तो फिर नाटक क्यों कर रहे हो? हाँ, तो फिर मेरे सर पे एक चाटी लगा के मेरे को भेज दी। लेकिन कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि तो ये जो पापा मेरे को बोलता है कि अब जब जब मैं पापा के नाम पे लेके आऊंगा तो ये पापा के, अच्छा ये पैसा मैं पापा के फंड से लेके दूंगा, तो ये एक इम्प्लाइड हो गया ना कि मैं दुकान में जाता हूँ सिगरेट लेने उसकी दुकान से, जिसके नाम पे पापा ने बोला है, तो ये एक इम्प्लाइड ऑथोरिटी हो गया। तो वही बात पे कहा है, ए बी को बोल रहे हैं तुम सी के दुकान से प्रोडक्ट ले, तो ए और बी के बीच में क्या हो गया, प्रिंसिपल एजेंट का केस हो गया, जैसे मेरे और पापा के बीच में हो गया। या आप लोग भी किए होंगे ये एग्जाम्पल, आप लोग भी अपनी लाइफ में देखे होंगे, इट्स वेरी कॉमन थिंग, स्पेशली इन चाइल्डहुड टाइम, है ना। मैं तो बहुत गुस्सा होता था, फिर एक दिन माँ के साथ झगड़ा कर लिया, माँ को बोला पापा को बोलना अगर पैसा नहीं देगा तो मार्केट नहीं जाए। और पापा का चलता है, अरे मेरे को याद रहता है तो जाके ले लेना, मैं पैसा दे देता हूँ। आंसर क्लियर है? एजेंसी बाई एस्टोपेल, चलो अब एस्टोपेल आ गया, सेक्शन 237, एन एजेंसी बाई एस्टोपेल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल। अभी एस्टोपेल प्रिंसिपल पे बनना है। अब एस्टोपेल प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल लेज डाउन दैट व्हेन वन पर्सन बाय डिक्लेरेशन, जब एक पार्टी डिक्लेरेशन देता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन, act or omission has intentionally caused or permitted another person to believe a thing, विश्वास दिलाता है, टू बी ट्रू, मतलब वो ऐसे विश्वास दिलाता है कि यही सही है, ठीक है, एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ he shall not be allowed to deny his previous statement or he shall be stopped to deny his previous statement or conduct। मतलब जो आपको मैं बोल रहा था, जैसे कोर्ट में जो गवाही देने के लिए आते हैं, एक बार हाँ बोला, फिर सेकंड टाइम फिर से आया, फिर अगर मानो ना बोल दिया तो तुम ये नहीं कर सकते। तुम अगर किसी स्टैंड पॉइंट में अपनी जगह को रखे हो तो उसी स्टैंड पॉइंट पे अपने आप को रखना पड़ेगा, जैसे तुमने बिलीव दिलाया। जैसे मैं आपको पार्टनरशिप का एग्जांपल अभी दे रहा था कि तीन पार्टनर, ऐसे केस भी मेरे बचपन का एक सिमिलर एग्जांपल है। मेरे पापा दो, पापा के साथ एक पार्टनर था, ठीक है, एक अंकल थे पापा का पार्टनर, और पापा का एक फ्रेंड, जो अंकल थे वो पापा का फ्रेंड नहीं थे, बिजनेस पार्टनर थे। और पापा के साथ पापा का एक फ्रेंड, तो वो फ्रेंड जो है ना पापा का दोस्त है, और बचपन से एक साथ उठते बैठते हैं। तो पापा बिजनेस करना चालू कर दिया, और पापा का फ्रेंड जो थे वो बिजनेस में स्टार्टिंग लेवल में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन पापा के साथ रेगुलरली बैठते थे। ये मैं बहुत छोटा बचपन का बात कर, मैं देखता था कि अंकल आता है बैठता है, तो मैं सोचता था पापा के साथ कुछ करता है, मतलब मेरा बचपन वाला मन भी यही बोलता था। तो एक बार पापा उस टाइम पे टिम्बर का काम करना चालू किया, फॉरेस्ट ऑक्शन में माल खरीद के, क्योंकि हम लोग का जो एरिया है वो बेसिकली फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट का जो ये होता है उसका लाइसेंस लेके माल खरीदना होता है और फिर उसको मार्केट में बेचना होता है, ये नॉर्मल बिजनेस। तो वो अंकल और पापा के पास कैपिटल का कमी था, तो इसलिए पार्टनरशिप कर दिया, ठीक है, ओरल ओरल पार्टनरशिप। लेकिन सारा बिल वगैरह जो होता था, गाड़ी का जो भाड़ा होता था, सब डिस्ट्रीब्यूट होता था एकदम नॉर्मल पार्टनरशिप के तरह। और आप लोगों को पता है ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अब ये बात मुझे भी तब पता नहीं था, और शायद पापा को आज भी नहीं पता है,
आज पता है पापा को बहुत कुछ, बट उस टाइम पे शायद पापा को नहीं पता। तो अब वो अंकल जो थे, किसी ने आके उस अंकल, तो कोई डील था, तो किसी ने आके उस अंकल को 20,000 एक बार देके, तो अंकल को बोला, मतलब वो जो पापा का दोस्त थे उसको देखे कि आप 20,000, अब बोला कि दे दो। तो वो बंदा जो है वो सोचा कि इनका पार्टनर होंगे, इसलिए देखे, अब उसने दे दिया। तो एक बार ऐसा हुआ कि इन इन लोगों के बीच में जो मतलब पापा और जो मेन पार्टनर अंकल है, इनके पास कुछ पैसा का शॉर्टेज हो। तो पापा का जो फ्रेंड है उसने 20-25,000 उधार के तौर पे दे दी, मतलब ऐसे दोस्त के तौर पे दे दिया, ठीक है मेरे पास है रख। लेकिन वो पार्टनर नहीं है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हुआ, अब उसको लालच आ गया। अब वो कहता है इन दोनों को कि इसमें मेरा भी भाग है। एक बार 20-25,000 देके वो उसमें अपना हक लग जताना चाहता है। अब वो अलग बात, वो तो पार्टनरशिप डीलिंग का मैटर है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, जो वो जो पापा का फ्रेंड है, वो फ्रेंड जो है वो किसी तीसरे बंदे के साथ अगर कभी ऐसा बर्ताव करता है जिसमें बाकी आउटर पार्टी को, जो थर्ड पार्टी है, उसको अगर ऐसा फीलिंग आता है कि ये भी इनका पार्टनर है, उनकी एक्टिविटीज है, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, और सिमिलर एक्टिविटी वो बाद में इग्नोर करता है, ये नहीं कर सकता। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं कि तुम एक्चुअली उनके बिहाफ में एजेंट का काम करती है। मतलब स्टार्टिंग में वो जो फ्रेंड अंकल है वो एजेंट का काम एक बार कर लिया, फिर सेकंड टाइम में तुम ऐसा काम इग्नोर कैसे कर सकते हो? तो तुम बेसिकली एस्टॉपेल, एजेंसी का एस्टॉपेल हो गए। तो वो फ्रेंड अंकल अगर पापा जो मेन बिजनेस पार्टनर है उनके बिहाफ में कहीं से किसी से पैसा एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो बेसिकली एक तरह का यही बिहेव कर रहा है ना, तो बाद में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे बहुत बड़े बड़े केसेस होता है। तो मैंने एक रियल लाइफ सिचुएशन आपको बताया। ये सब देखो, ये सब इतना ऐसा नहीं कि इन द स्पॉट में बना रहा हूँ, ऐसा स्टोरी बनाया नहीं जा सकता है। ये एक्सपीरियंस किया तो मैं उसी को थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। अच्छा और भी है, हाँ थोड़ा बहुत मैं मिर्च मसाला लगाता हूँ और लगभग। अच्छा तो आई होप कि समझ में आया सर, है ना? The agency by Estoppel is provided under section 237 of Indian। हाँ बोलो अंश, कुछ कह रहे हो क्या? No, sir. अच्छा One minute. ठीक। The agency by Estoppel is provided under section 237 of the Indian Contract Act। Section 237 states when an agent has without authority done acts or incurred obligation to third person on behalf of his principal, the principal is bound by such acts or obligations. If he has by his words or conduct induced such third persons to believe that such acts and obligations were within the scope of the agent's authority। Similar kind of baत है, मतलब एजेंट ने ऐसा कुछ किया जो बेसिकली थर्ड पार्टी को लग रहा है कि एजेंट का ही काम किया, तो बाद में तुम प्रिंसिपल को तो ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मैंने एजेंट का काम किया। मतलब तुम्हारा कॉन्डक्ट जो है वो एजेंट वाला, सिंपल बात है। स्ट्रगल का सिंपल मतलब से तुमने जो किया वो एजेंट का ही काम है, एजेंट जो करते हैं। फिर बात, लेकिन मानो उस काम का तुम्हारे पास एक्चुअल में ऑथोरिटी नहीं था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्चुअल में तुम्हारे पास ऑथोरिटी नहीं है, लेकिन तुमने जो किया वो सामने वाले को लगा कि तुम एजेंट हो तभी कर रहे हो, वो ऐसा ही प्रिज्यूम करेगा। तो वही चीज यहाँ पर, और इसका अल्टीमेटली प्रिंसिपल बाइंड करता है। अंश क्लियर है बात? Yes, sir. और क्या पॉइंट है? यहाँ पर बहुत सारे और भी एग्जांपल्स है सर। According to 237 of the contract, an agency by Estoppel may be created when following essentials are fulfilled। ठीक है, जैसे the principal must have a representation, the representation may be expressed or implied, the representation must state that the agent has an authority to do certain act although really he has no authority। That is the main part। The representation मतलब ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, must state that the agent has an authority to do certain act, कुछ ऑथोरिटी को कर रहा है although really he has no authority, वास्तव में उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, पर वो ऐसा ही बिहेव करे जैसे उसके पास कितना अथॉरिटी। The principal must have induced the third person by such representations, and third person must have believed the representation and made the contract and belief of such representation। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये कॉन्साइन गुड्स, कॉन्साइन तो आप लोग जानते हो, कंसाइनमेंट है ना। ये कॉन्साइन गुड्स टू बी फॉर सेल and gives him instruction
नॉट टू सेल बिलो फिक्स्ड प्राइस। एक फिक्स प्राइस तय कर दिया और बोला कि आप इससे नीचे बेच नहीं सकते, फिक्स प्राइस के नीचे बेच नहीं सकते। सी बिग इग्नोरेंट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन, सी जो है सी के इंस्ट्रक्शंस के बारे में नहीं पता, इग्नोरेंट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी। सी बिंग इग्नोरेंट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय द गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन रिजर्व प्राइस। मतलब जो ए ने बताया उससे कम दाम में डील में आ गया। ए इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड हो जाएगा। ये कैनॉट प्लीड दैट, ये ऐसा नहीं बोल सकता he had given instruction to B to not to sell the goods below certain price and agency by estoppel is consequently deemed between A and B। क्या मतलब निकला रे? बहुत सिंपल मतलब निकला। क्या B यहाँ पर एजेंट कौन है? A is the principal ना सर, बी एजेंट, B एजेंट है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा बात है, क्या एजेंट को परमिशन था प्रिंसिपल के कहा हुआ दाम के नीचे बेचने का? सी जो बायर है, सी जो बायर है, क्या उसको पता है कि ए ने क्या दाम बी को सेट करके दिया? ये पता होना भी नहीं चाहिए। तो अगर बी और सी के बीच में ए के कहा हुआ दाम से भी कम दाम में डील हो गया, क्योंकि इतना तो पता है कि बी एजेंट है, लेकिन बी के पास कम दाम में बेचने का ऑथोरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी बी ने कम दाम में सी को बेचा और बाद में ए आके बोलता है कि नहीं नहीं मैंने इसको ऑथोरिटी नहीं दिया था। तो बी तो नहीं, ए आके सी को, अब इसमें लॉस किसका है? तो लॉस जिसको होगा, ये तो सी पे क्लेम करते हैं। नहीं ऑब्वियसली अब देख ए सी को आगे अगर क्लेम करने का कोशिश भी करता है, प्रोडक्ट तो चला जाएगा ना, या फिर डील हो चुका, अगर प्रोडक्ट ना बिक गया, सेल इनवॉइस अगर मानो बन गया है, अब ए को पता चला, इनवॉइस जब एजेंट ने भेजा उसको प्रिंसिपल को, तो अब ये बोल रहे हैं नहीं नहीं हम नहीं बेचेंगे। अब सी कहते हैं नहीं डील तो हो चुका है। अब लॉ कहता है कि ए और बी के बीच में एस्टॉपेल बाय कॉन्ट्रैक्ट, एस्टॉपेल है ये एजेंसी, मतलब भले ही बी ने अपने ऑथोरिटी के बाहर जाके काम किया, बट ए को ये चीज मानना पड़ेगा। दिस इज एस्टॉपेल, मतलब ऑथोरिटी के बाहर जाके तुम काम करते हो और अगले को लगता है कि इनके पास ऑथोरिटी है, तो ये बेसिकली प्रिंसिपल का फॉल्ट है। अंश बात को समझ में आ रहा है? ये प्रिंसिपल का ही फॉल्ट है कि उसने कंट्रोल नहीं कर पाया, वो कंट्रोल नहीं कर पाया, है ना। डील करने से पहले उसको किसी भी तरह से, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा है सिचुएशन, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक रिवैल्यू करने का या रिविजिट करने का कोई तरीका रखो कि तब तब तक प्रिंसिपल एजेंट इनवॉइस इशू नहीं कर पाएगा जब तक प्रिंसिपल अप्रूवल ना दे, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में जो प्रिंसिपल है वो इस बात को इग्नोर ही नहीं कर सकते। तो ये हो गया एस्टॉपेल का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। इसमें और भी एग्जाम्पल है, देखो पियाल का, ये तुम लोग कंसेंट्रेट नहीं कर रहे हो पढ़ाई में, तुम लोगों को बाहर कर देंगे क्लास से, अच्छा लगेगा तुम लोगों को? हाँ पढ़ लो ना, और दो चार एग्जाम्पल करेंगे। If Piyal, the principal, has for several months permitted Sunil to buy goods on credit from Prasad. हेलो ध्यान से सुनना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। पियाल जो प्रिंसिपल है यहाँ पे, has for several months permitted Sunil, सुनील को बहुत मंथ से परमिशन देके रखा है to buy goods on credit from Prasad, प्रसाद से तुम क्रेडिट में गुड्स खरीदते रहना, and has paid for the goods bought by Sunil, and has paid for the goods bought by Sunil, सुनील जो भी करता है उसका पेमेंट पियाल कर देता, ठीक है। पियाल cannot later refuse to pay Prasad, who had supplied goods on credit to Sunil in belief that he was Piyal's agent and was buying the goods on behalf of Piyal. Piyal is stopped from now asserting that Sunil is not his agent because on earlier occasion he permitted Prasad to believe that Sunil was his agent and Prasad had acted in that behalf. क्या समझे? नहीं सर कुछ नहीं समझे, आसमान से टपके खजूर पे लटके। अंश को समझ में आ गया?
समझ में आ गया? उसको समझ में आ गया? हाँ बोल विश्वजीत। हाँ मतलब वही बात है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो पहले पियाल ने क्या बोला, सेवरल मंथ्स सुनील को परमिट किया कि भाई तुम प्रसाद की दुकान से माल खरीद लेना, क्रेडिट में पैसा हम भर लेंगे। पियाल कैनॉट लेटर, बाद में पियाल रिफ्यूज नहीं कर सकता टू पे प्रसाद who had supplied goods on credit to Sunil in the belief that he was Piyal's agent and was buying the goods on behalf of Piyal. ठीक है, Piyal is stopped from now asserting that Sunil is not his agent। मतलब पियाल ऐसा नहीं बोल सकता कि सुनील मेरा एजेंट नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर इसलिए माना जाएगा क्योंकि इससे पहले जब जब सुनील ने प्रसाद के दुकान से सामान खरीदा है तब तब पियाल ने पेमेंट किया। मतलब पियाल का एक्टिविटी क्या था इतना दिन से, पियाल का एक्टिविटी क्या था कि सुनील अगर प्रसाद की दुकान से प्रोडक्ट खरीदेगा क्रेडिट में तो मैं पेमेंट कर दूंगा, और ऐसा पियाल ने किया है। तो बाद में जब प्रसाद फिर से सुनील को प्रोडक्ट दिया, अब पियाल आके कहता है कि सुनील मेरा एजेंट नहीं है, ये नहीं कह सकते। मतलब पेमेंट के टाइम पे अगर उसको कैंसिल करना है ना पियाल को, तो सिंपल बात है आगे पहले से इंटीमेशन कर देना चाहिए किसको, प्रसाद को, जो बेसिकली सेलर है। सेलर को इंटीमेट कर देना चाहिए कि सुनील का जितना इतना दिन से कॉन्ट्रैक्ट था मेरे साथ एजेंसी का वो खत्म हो गया है, अब आगे तुम्हारा जिम्मेदार। लेकिन एक्टिविटी चल रहा है तो सुनील प्रसाद थोड़ी ना अंतर्यामी है, प्रसाद थोड़ी अंतर्यामी है। हाँ किसी भी कृपा कर दिया है, सब पता चल गया कि उनके बीच में क्या हुआ है, इसी को कहते हैं एस्टॉपेल। हाँ हो सकता है कि जेन्युइनली पियाल और सुनील के बीच में एजेंसी खत्म हो गया है, जेन्युइन हो सकता है, लेकिन इस बात के बारे में इंटीमेशन देना चाहिए था। अगर इंटीमेशन नहीं है तो एस्टॉपेल आ जाए। तुमने अगर पहले सिमिलर कॉन्टेक्ट किया है तो बाद में तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। यही बात मैं तुम लोगों को शुरू से बोले जा रहा हूँ, है ना? क्लियर है ना? एस्टॉपेल नेसेसिटी में एजेंसी, सर ये तो बहुत सिंपल है। नेसेसिटी पे एजेंसी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। राजा हैज ए लार्ज फार्म ऑन व्हिच श्याम इज ए केयरटेकर। राजा का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जैसे धोनी का रांची में बहुत बड़ा फार्म हाउस है ना? अरे महेंद्र सिंह धोनी देखो, हाँ MSD माही भाई MSD, ठीक है। Raja has a large farm on which Shyam is the caretaker. When Raja is in Canada, जब धोनी भाई बाहर खेलने जाते हैं, there is a huge fire on the farm. ऐसा धोनी भाई के फार्म में ना हो, बट इस केस में हुआ है। देखो राजा के फार्म में आग लग गया, तुम लोग ना क्लास में आग मत लगा। राजा के फार्म में आग लगा है, श्याम becomes an agent of necessity for Raja. श्याम becomes an agent of necessity for Raja so as to save the property from being destroyed by fire. Raja कौन? Principal will be liable for any expenses Shyam incurred to put out the fire and save the farm from destruction during Raja's absence from the country. Yes, ये necessity था, वो केयर टेकर था, उसने केयर टेकिंग करने का जिम्मा लिया, खर्चा करने का जिम्मा नहीं लिया। लेकिन अभी आग लगा तो खर्चा होगा, और उसने राजा का फंड यूज करके खर्चा किया। अगर खुद से भी किया तो राजा को बाद में पेमेंट कर देना चाहिए, है ना? अगर वो राजा का फंड को यूज किया आग लगाने इसके लिए, उसकी परमिशन भी नहीं लिया, तो ये तो सिंपल है नेसेसिटी एजेंसी, ऑटोमेटिक। अगर बाद में इमरजेंसी केसेस में होते हैं। हाँ होते ही पारे, एग्जैक्टली होते ही पारे, वार्निंग का तो इमरजेंसी केस है। इसीलिए तो बोला नेसेसिटी, जरूरत का एजेंसी बन गया एजेंसी। रैटिफिकेशंस like approval, the right of a person has to act done for him without his authority. Effect of ratification, section 196. X who is vice agent has on 10th January 2020 purchased goods from Z on credit। ये ध्यान से सुनो, X who is vice agent, X कौन है? Y का एजेंट। On 10th Jan 2020 purchased goods from Z on credit, उधार में लिया है क्रेडिट में, विदाउट वाइज परमिशन।
Okay, after the purchase on 20th January 2020, White tells X that he will accept responsibility to pay for the purchase, although at the time of purchase the agent had no authority to buy on credit. Y subsequent statement on 20th January 2020 amounts to a ratification of agent's purchase of goods on 10th January 2020. मतलब बेसिकली एजेंट को पहले ये परमिशन नहीं था कि तुम कोई भी चीज क्रेडिट में खरीद सकते हो, ये अथॉरिटी एजेंट के पास नहीं था 10 जनवरी को जब एजेंट ने क्रेडिट में सामान दुकान से खरीदा। लेकिन 20 जनवरी को जो प्रिंसिपल है वो बोल रहा है किसको, जिसने एजेंट को क्रेडिट में सेल किया, कि भाई इसका पेमेंट मैं कर दूं या फिर इसका पेमेंट मेरा एजेंट तुमको कर देगा। तो ये पहले एज पर एग्रीमेंट एजेंसी एग्रीमेंट में था क्या, तो बाद में इसका अप्रूवल दिया गया। ये जो बाद में अप्रूवल दिया जाए ना, इसी को बोलते हैं रेटिफिकेशन, बाय अप्रूवल। जैसे मानो इंस्टीट्यूट में तुम लोग फॉर्म फिलअप करते हो, डेट निकल जाता है ना, तो अगर मानो तुमने पेमेंट किया, ऐसा कई बार होता है कि तुमने पेमेंट किया बट इंस्टीट्यूट ने पेमेंट किसी तरह से रिसीव नहीं कर पाया, समथिंग लाइक दैट, कोई फॉल्ट उनके बिहाफ में हुआ है, तो अगर फॉल्ट उनका है तो वो तो नॉर्मली तुमको अप्रूवल कर ही देगा क्योंकि वो उनका फॉल्ट है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुमने लेट ये किया, इंस्टीट्यूट ने अगर तुमको अप्रूवल दे दिया कि तुम फॉर्म फिलअप कर सकते हो, है ना, इट्स लाइक दैट। अप्रूवल पे अगर एजेंसी काम कर रहा है तो वो अप्रूवल मतलब रेटिफिकेशन पे एजेंसी नहीं, पहले एजेंसी नहीं था, मतलब एजेंसी था बट इस पर्टिकुलर काम का एजेंसी, एक एजेंसी एक्टिविटी के लिए एजेंसी होता है। अब एजेंसी में प्रिंसिपल जो बोलता है वही करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली एजेंट जो करता है वो एक्चुअली प्रिंसिपल ही करता है। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को अगर पहले बोला था कि तुमने क्रेडिट में नहीं खरीद सकते, तो एजेंट नहीं खरीद सकते उसके नाम पे क्रेडिट पे, लेकिन खरीदने के बाद क्रेडिट में फिर प्रिंसिपल आके बोलता है कि ठीक है मैं इसका अप्रूव करता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड रेटिफिकेशन, मतलब ऑल्टरेशन हुआ है इस पे अप्रूवल। हंस क्लियर? यस सर। आई होप आप लोगों को सारा पॉइंट ही क्लियर हो गया है ना, कि एजेंसी कैसे कैसे बनता है, एजेंसी कैसे कैसे बनता है, आपको सारा पॉइंट ही क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी पॉइंट पढ़ेंगे सर, ठीक है। आप लोग घर पे जरूर एक बार रिवाइज कर देना। हम लोग अच्छा एसेंशियल ऑफ रेटिफिकेशंस, इसको भी आप लोग एक बार गो थ्रू करके रखना। मैं नेक्स्ट क्लास आपको एसेंशियल्स और बाकी जो भी पॉइंट रहा है इसको पूरा खत्म करूंगा, और ये नोट भी मैं शेयर कर देता हूँ जिनके पास नहीं है। आप लोग क्वेश्चन आंसर भी देखना चालू कर दो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी देखना चालू कर दो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, और जैसे ही खत्म हो जाएगा चैप्टर फिर टेस्ट होगा इस चैप्टर। ओके अंश, ठीक है, यस सर। ओके सर, तो फिर बाय टाटा सर। बाय सर, थैंक यू।